तो उसने कहा सर किस सब्जेक्ट पे लिखूं? तो कहा जो काम करता उसी पे लिख दे। उसने कहा सर मैं तो वास्तुकार हूं। तो कहा वास्तु पे लिख दे। किस पे लिख दे? तो मंडन ने वास्तु पे खूब सारी किताबें लिखी। तीसरा विद्वान लिख लो मंडन। मंडन क्या था? वास्तुकार। तो इसने एक किताब लिख दी वास्तु सार। इसने कहा मैं बता दूंगा वास्तु में क्या क्या सार है। एक देवताओं की मूर्तियां बनाने पे किताब लिखी। तो किताब का नाम है देव मूर्ति प्रकरण। किताब का नाम क्या है? देव मूर्ति प्रकरण। एक किताब का नाम है राजवल्लभ। क्या क्या नाम है किताबों को बताओ देखिए। देव मूर्ति प्रकरण और वास्तु का सार बताया गया वो किताब तो वास्तु सार, जिसमें देवताओं की मूर्तियां कैसे बनती है किताब कौन सी है? देव मूर्ति प्रकरण। राजाओं के महल वगैरह कौन से बनते हैं ये कौन सी है? और मंडन ने ऐसी कोई 3600 किताब लिखी। खूब सारी किताब लिखी मंडन ने, पर बाकी किताबों में आपके लिए थोड़ा ठीक किया उसने। बाकी सब किताबों में उसने नाम के आगे लगा दिया मंडन। क्या कर दिया? जैसे किताब का नाम रूप मंडन, कोदंड मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, वैद्य मंडन, रूपावतार मंडन। तो सब किताबों का नाम क्या क्या लिख दिया। तो अब अपने को पता चल जाता। कोई पूछे वास्तु मंडन नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो ऑब्वियस सी बात मंडन। किसने लिखी? मंडन ने किताब लिख दी। वास्तु मंडन, वैद्य मंडन किसने लिखी? तो मंडन ने। रूपावतार मंडन किसने लिखी? तो किसने लिखी? मंडन। आरपीसी आपसे थोड़ी सी आगे रहती है। आरपीसी को पता चल जाता है कि आपने क्या लिया। तो एक बार आरपीसी ने सवाल पूछा कि मंडन कुंभा के दरबार में रहता था, वह कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था। उसने वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण तथा राजवल्लभ नामक पुस्तकें लिखी। उसने रूप मंडन नामक पुस्तक भी लिखी। अब आप बताइए कि रूप मंडन का सब्जेक्ट क्या है? तो अपने वो जितना आता था वो तो आ गया है ना। इतना ही तैयार करके गए थे कि मंडन किसके दरबार में था? कुंभा के। कौन सा किला बनाया था? कुंभलगढ़। कौन कौन सी किताबें लिखी थी? वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ। बाकी में सर ने कहा था कि नाम क्या लगेगा? मंडन। ये तो दे दिया अगले ने। अगले ने कहा अब बता रूप मंडन का सब्जेक्ट क्या है। हालांकि थोड़ा सा समझता ऑप्शन देखता तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता कि रूप, रूप मतलब होता है चेहरा। क्या होता है कि भाई चेहरे कैसे बनते हैं? तो चेहरे मकान के बनेंगे कि मूर्तियों के बनेंगे? तो एक मूर्ति कला पर उसने पूरी, वैसे तो ये देवमूर्ति प्रकरण भी मूर्ति कला पे है, पर एक मूर्ति कला पर उसने और किताब लिखी जिस किताब का नाम है रूप मंडन। क्या नाम है? लिख लो, कभी दोबारा रिपीट कर ले क्वेश्चन। रूप मंडन। रूप मंडन कौन सी किताब है? रूप मंडन। लिख लो कोष्टक में मूर्ति कला की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर। मूर्ति कला की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर। एक बुक और लिख लो, थोड़ा अलग सा नाम है तो आपके दिमाग में रहेगा इस बहाने। लिखो कोदंड मंडन। हाँ तो लिख तो सही। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोदंड मंडन लिखवा के भाग जाऊंगा कि नहीं बता रहा क्या है इसमें? है इतना अविश्वास है तेरे को? मेरे यूं शकल से कमीनापन टपक रहा है कि तुझे लगता है कि इसने कोदंड मंडन लिखवाया और बाद में सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, मजाक कर लिया आपसे। कोदंड, कोदंड का मतलब होता है धनुष। कोदंड का मतलब क्या होता है? इस किताब में धनुष निर्माण के बारे में बताया। धनुष कैसे बनाए जाते हैं ये बता के गया था। लिख लो धनुष निर्माण की जानकारी। राजी, इंफॉर्मेशन अबाउट बो मैन्युफैक्चरिंग। बो बोलते हैं धनुष को, बो एंड एरो, बो मैन्युफैक्चरिंग। धनुष निर्माण की जानकारी। कोदंड, कोदंड का मतलब क्या होता है? धनुष। आज से ध्यान रखना, आगे कभी पर्यायवाची वगैरह पढ़ोगे तब काम आएगा कि कोदंड का मतलब क्या है। अब कभी आप अखबार के अंदर पढ़ो कि अयोध्या में भगवान राम की कोदंड मूर्ति लगाई गई। धनुषधारी मूर्ति। कौन सी मूर्ति? धनुषधारी मूर्ति। भगवान राम जिसमें धनुष लेके खड़े हुए। आज के बाद में जब भी वो मूर्ति देखो, कोई साथ में उसको बताना ये जो है ना, ये कोदंड मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है?
अगला एक बार चक्कर में जाएगा यार ये नया नाम कहां से सीख के आया भाई साहब, 88,000 रुपए यूं थोड़े लगाए हैं, आजकल पढ़ता है मैं। तो ये आपके मंडन की किताबों के नाम बताओ कौन कौन से? वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन। याद रह जाएगा, रूप मंडन का सब्जेक्ट पूछा को दोबारा पूछ ले, अपने स्टार लगा लो रूप मंडन। वैसे नाम से पता चलता है रूप, रूप मतलब चेहरे होते हैं। अगला राइटर लिखो नाथा। लिखो यह मंडन का भाई था, ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। यह मंडन का भाई था, ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। ये भी भैया के साथ दिन में मकान बनाने जाता, शाम को भैया के साथ बैठा बैठा क्या तैयार करता? नोट्स। अब भैया वास्तुकार तो ये भी वास्तुकार, तो इसने किताब का नाम लिख दिया वास्तु मंजरी। कौन सी किताब है? तो लिख लो वास्तु मंजरी। कौन सी बुक लिखी? वास्तु। अगले राइटर का नाम लिखो गोविंद। कौन राइटर है? देखो यह मंडन का बेटा था, पूरा परिवार दिन में बनाता मकान, रात को तैयार करता नोट्स। यह मंडन का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ मंडन। यह मंडन का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ मंडन। अब ये थोड़ा जवान टाबर था तो किताबों के नाम ही थोड़े जवान जवान से हैं। लिखो द्वार दीपिका। हाँ, दरवाजे पे खड़ी दीपिका। दरवाजों के बारे में बताया इसने कैसे बनते हैं। एक किताब लिखी इसने उद्धार धोरिणी, पुनर्निर्माण वगैरह कैसे किया जाता है, बिल्डिंगों का उद्धार कैसे किया जाए, तो उद्धार धोरिणी। एक किताब लिखी इसने कला निधि। एक बुक इसने लिखी सार समुच्चय। द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि और सार समुच्चय। दोबारा बोलो नाम किताबों के। द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि और कला निधि की स्टार लगाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है इसकी, कला निधि। देखो मिस्त्री था, वास्तुकार मतलब मिस्त्री, कारीगर हो गया। कला निधि किताब ये बताती है कि मंदिरों के शिखर कैसे बनते हैं। मंदिरों के, ये जो ऊपर चोटी बनी होती है इसको क्या बोलते हैं अपने? शिखर। मंदिरों के शिखरों की जानकारी देने वाली भारत की एकमात्र कोई पुस्तक है तो वो पुस्तक कौन सी है? आप सोच के देखो यार, केवल शिखर पे बुक लिख दी। जैसे मैं अभी आपको कह दूंगा लो शिखर पे 10 लाइनें लिखो, तो आप जैसे 10 लाइनें नहीं लिखी जाए, फिर आप लिखोगे शिखर। शिखर होता है, शिखर बहुत ऊंचे होते हैं, कई कई बार थोड़े नीचे भी बना दिए जाते हैं। ये अक्सर मंदिरों में होते हैं, दूर से देखने पर दिखाई दे जाते हैं, इसलिए हमें पता चल जाता है कि आगे मंदिर आने वाला है। हाँ, हाँ, इनके ऊपर कलश बना होता है, इनके ऊपर एक झंडा भी लगा होता है। कई बार ये गोलाकार होते हैं तथा कई बार ये त्रिभुजाकार भी हो जाते हैं। और तो क्या लिखेंगे, ऐसी बातें लिखेंगे। इस बंदे ने यार पूरी बुक लिखी है। ये भारत की एकमात्र बुक है जो किस पे लिखी गई कि भाई मंदिर कितना लंबा हो तो शिखर कितना हो, मंदिर यदि वर्गाकार है तो शिखर कैसा हो, शिखर वर्गाकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, पिरामिडाकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, शंकुआकार होना चाहिए, कितना लंबा हो, कितना चौड़ा हो, उस पे झंडा कैसे लगाया जाए, झंडे की ऊंचाई कैसे हो, पूरी एक एक बात लिख के गया। या गजब इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा, रिसर्च किया होगा कि केवल शिखर पे बुक लिख के चला गया। तो गोविंद की कौन सी किताब शिखरों की जानकारी देती है? लिखो कला निधि के आगे लिखो मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी। एक ये किताब और अच्छी नीचे वाली सार समुच्चय, कौन सी किताब है? और सुनो देखो, मंडन और गोविंद दोनों बाप बेटे वास्तुकार थे, दोनों दिन में कारीगरी करते, मकान बनाते, रात को दोनों बाप बेटे किताबें लिखते।
और किताबें भी इनकी वास्तु पे किताबें लिखी, वही वास्तु ही तो सब कुछ मकान के बारे में तो बता रहे। लेकिन दोनों बाप बेटे अपने टाइम के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मंडन भी और गोविंद भी। वैद्य हुआ करते पहले, तो वैद्य जी हुआ करते। सार समुच्चय किताब बीमारियों के बारे में, आयुर्वेद की जानकारी देती है कि कौन सा रोग कब होता है और उसकी दवाई क्या क्या होती है। तो लिखो आयुर्वेद की जानकारी। क्या गजब इंटेलिजेंट आदमी था यार। आयुर्वेद की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा, आयुर्वेद की जानकारी। तो आयुर्वेद की जानकारी देने वाली किताब कौन सी है? सर। तो दोनों बाप बेटों ने किताबें लिखी थी। मंडन की किताब है वैद्य मंडन, पर वो तो अब देखो नाम से पता चलता है, वैद्य मतलब वैद्य जी हो गए, मंडन का मतलब हो ही गया। मैंने बता दिया मंडन की सारी किताबों के नाम क्या क्या लगा हुआ है, मंडन। तो वैद्य मंडन मतलब बीमारियों की बातें। इधर सार समुच्चय भी आपकी किसकी बातें बताती है? आयुर्वेद। आयुर्वेद वही तो है, कौन सी दवाई कब ली जानी चाहिए, सब बातें। पहले अपने यही चलता था भाई। अभी भी अपने गांव के अंदर आयुर्वेद वाली दवाइयां लेते, अपने कहते हैं देसी दवाई, और ये मेडिकल वाले लेके आते तो कहते हैं अंग्रेजी। बोलते हैं कि इसका मतलब ये तो अंग्रेज लेके आए, तो उससे पहले तो अपने देश का सिस्टम इसी से चला करता था। उस पर ये बंदा बुक लिख के गया था। किल्ता मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी था, वर्सेटाइल बंदा था, कि बंदा वास्तुकार है, किताबें लिखता है, वास्तु की किताबें लिखता है, और डॉक्टर और है, दवाइयां बनाता है, दवाइयों पे किताब और लिख देता है। मैं कहता हूं ऐसा आदमी यदि यूरोप के अंदर हुआ होता, तो यूरोप वाले इस बंदे को इतना हाईलाइट करते जिसकी हद नहीं। अपने बंदा तभी इस बंदे के बारे में जानता है जब आरएस की तैयारी करता है, इसके अलावा जानता ही नहीं। आरएस के अलावा दूसरी तैयारी करने वाले टाबर को ये पता जरूर हो सकता है कि गोविंद ने 4 किताबें लिखी, किताब का नाम कला निधि सार समुच्चय, पर वो ये क्यों पढ़ेगी कला निधि का सब्जेक्ट क्या और सार समुच्चय का सब्जेक्ट क्या? अपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ते तो अपने पढ़ लेते यार, सार समुच्चय का सब्जेक्ट क्या है? आयुर्वेद है। कला निधि का सब्जेक्ट क्या है? मंदिरों के शिखर। तो गोविंद यदि कहीं यूरोप का बंदा रहा होता तो गोविंद लियोनार्डो दा विंची होता, कि लियोनार्डो दा विंची को एक एक बंदा जानता है। क्यों? तो कहते साहब वो मल्टी डायमेंशनल था, वो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, स्थापत्य कलाकार भी था। तो हमारे गोविंद रहा भाई, इसको इतनी कितनी बातें आती है, आप से ज्यादा अच्छा था। घर को जोगी जोगणों आन गांव को सिद्ध, हमें अपने वाले कभी याद हुए नहीं, हमने उन सबको याद कर लिया, है ना। शिक्षा व्यवस्था का कितना लूप होल है कि हम हमारे लोगों के बारे में जान नहीं पाए। जब वो कि गोविंद के बारे में किताबें लिखी जानी चाहिए। यार उस टाइम बंदे ने क्या रिसर्च किए होंगे कि एक छोटे से टॉपिक पे बुक्स लिख लिख के गया वो आदमी। तो ये याद रखना, ठीक है। अगला विद्वान लिखो, इसके बाद लिखो हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि, ये कुंभा के गुरु थे। आगे लिख लो कुंभा के गुरु, गुरु ऑफ कुंभा, कुंभा के गुरु। तो कुंभा के नॉर्मल गुरु जी तो कौन थे? हीरानंद मुनि। और म्यूजिक क्लास कहां ज्वाइन कर रखी थी? सारंग वास्तु। कुंभा पहले 7 से 11 तो कोचिंग जाता था हीरानंद मुनि के पास, और इवनिंग क्लास किसके पास जाया करता था? सारंग व्यास सर के पास। 2 क्लासें ज्वाइन की हुई थी। एक विद्वान के नाम और लिख लो, तिल्ला भट्ट। तिल्ला भट्ट। अगला विद्वान तिल्ला भट्ट। अगला विद्वान कौन हो गया? तिल्ला भट्ट। अगले विद्वान एक और, ये भाई कुंभा के दरबार के बड़े बड़े से जो विद्वान थे, नाम याद रहेंगे। शुरुआत वाले तो वैसे याद रखना। कान्य व्यास की किताब कौन सी है? एकलिंग महात्म, आपके मेहा जी की तीर्थमाला। मंडन की किताबों के नाम बताओ देखे। वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन। कोदंड मंडन में किसकी जानकारी है? धनुष निर्माण। और रूप मंडन में क्या जानकारी? नाथा की किताब का नाम क्या है? वास्तु मंजरी। गोविंद की किताबें कौन कौन सी है? द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि। सार समुच्चय का सब्जेक्ट क्या है? आयुर्वेदा। और कला नदी का सब्जेक्ट क्या है? मंदिरों के शिखरों की जानकारी। हीरानंद मुनि कौन थे? कुंभा के गुरु। एक बंदा और कौन है? तिल्ला भट्ट। अच्छा, कुंभा एक सेकुलर बंदा था। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। क्या हटा दिया था जैना का? कि पहले जैन जब ये आबू और देलवाड़ा की यात्रा करने के लिए जाते तो उनपे तीर्थ यात्रा का कर लगता था। लेकिन कुंभा ने कहा नहीं भाई, आज के बाद में कोई भी जैन यदि जाएगा तो उससे तीर्थ यात्रा कर नहीं लिया जाएगा। लिखो, नीचे लाइन छोड़ के लिखो। कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। कुंभा वो जो सेकुलर किंग। कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। कुंभा वो जो सेकुलर किंग। कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। कुंभा वो जो सेकुलर किंग। तथा उसने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था।
एंड ही रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज, तथा उसने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। एंड ही रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज। कब? बुक भूल के आ गया? नोटबुक या बुक? नोटबुक भूल के आ गया। लेके बैठा, ये कौन सी है? ज्योग्राफी की। चलो, तो सुन रहा है तू, आज मनन कर रहा है, लगातार याद कर रहा है। वेरी गुड, शाबाश। चलो, तो कौन सा कर हटा दिया था? तीर्थ यात्रा कर। याद रहेगा कि मेवाड़ के कौन से राजा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था? तो कौन सा राजा था? नीचे एक लाइन और लिखो। कुंभा के दरबार में कई जैन विद्वान भी थे। कुंभा के दरबार में कई जैन विद्वान भी थे। देयर वर सम जैन स्कॉलर्स इन कुंभा's कोर्ट। कुंभा के दरबार में कई जैन विद्वान भी थे। देयर वर सम जैन स्कॉलर्स इन कुंभा's कोर्ट। कुंभा के दरबार में कई जैन विद्वान भी थे। जैसे नाम लिखो, दो तीन के नाम लिख लो खाली, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, कोई बात नहीं। एक दो के नाम याद रख लेना, ताकि मेंस में कोई आंसर लिखो तो ठीक रहेगा। सोमदेव सूरी, सुंदर सूरी। वैसे मैंने कई बार बात बताई ना, जिनके नाम के पीछे सूरी लगे सारे कौन है? जैन। जयशेखर, भुवन कीर्ति, कौन कौन है बताओ देखे? सोमदेव सूरी, सुंदर सूरी, जयशेखर और ये उसके दरबार के कौन है? तो कभी मेंस का आंसर लिखना हो तो अपने काम आएगा। अपने लिखे भाई कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था और उसके दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे। जैसे एक का नाम भी लिख दो। किसी कंसेप्चुअल बात के साथ में जब आप फैक्ट लिखते हैं तो बात को मजबूती मिलती है। वरना तो आप किसी के बारे में कदम उसके बारे में जैन विद्वान थे, कहां गलत हो सकती है? रहे होंगे पर अपने को नाम तो नहीं पता। पर आप जब नाम लिखते हो तो एक का लिख देते हो कि कुंभा के दरबार में कई जैन विद्वान थे। जैसे जयशेखर। पढ़ने वाले को ये लगता है कि आप केवल फेंकते नहीं हो बातें, आपको थोड़ी बहुत बातें भी पता है, आप हिस्ट्री वाकई जानते हो, आपको फैक्ट भी आते हैं। तो फैक्ट हमेशा आपके आंसर को अच्छा बनाते हैं, आपके आंसर को हमेशा सुंदर बनाते हैं, आपके आंसर को मजबूती देते हैं। अगले को ये पता चलता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ पता है, वरना सीधी सीधी बातें तो कोई कर लेता है। इसलिए अक्सर कई बार कोई स्टूडेंट आगे कहता है कि सर वो मैंने ना पहले यूपीएससी की तैयारी की थी, तो सर मुझे फैक्ट नहीं आते। ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों नहीं आते? तो सर उधर काम नहीं आते। ये भगवान जाने किसने बात फैलाई। फैक्ट हर जगह काम आते हैं। जिसको फैक्ट याद होते हैं उसका सब्जेक्ट अच्छा होता है, जिसको फैक्ट याद होते हैं उसका आंसर ढंग से लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो दोनों तरफ ही चीजें काम आती है। तो कौन कौन है जैन विद्वानों के नाम बताओ? सुंदर सूरी, जयशेखर और हाँ लो, एक बात आपको बताऊं, आप सब भी मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहा करें कि आईएएस का एग्जाम देना है। किसका एग्जाम देना है? बट अभी नहीं, अगले साल दे लेना, उसके अगले साल दे लेना। कि एक बार मान लो, एक बार बैच चल रहा है, बैच कंप्लीट हो जाए, आईएएस की तैयारी में वैसे भी 1.5-2 साल की तैयारी हो जाए, उसके बाद वो एग्जाम देना चाहिए। पर यूं दिमाग में रखा करोगे ना आईएएस देना ही है। कई बार कई बच्चे यूं सोच के रखते हैं, नहीं नहीं सर वो अपने तो इधर पार पड़ जाए, इतना खूब है सर, इतना तो आगे सोचा ही नहीं था। नहीं नहीं, सोचना तो हमेशा बड़ा। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो सोचा तो कम से कम बड़ा जाए। और धूड़ खाऊनी, धोबा भर भर खाऊनी, धोरे माथे बैठ रखाऊनी, तो क्यों फिर आईएएस का ही सोच ले। तो वो तो हमारे एक फ्रेंड थे, वो हमेशा हंसते थे कि मैंने पहले कांस्टेबल का एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, कोई 10th-12th करते तो बाद में मैंने एनडीए का एग्जाम दिया। 10th करते कोई कांस्टेबल का दिया होगा, फिर मैंने एनडीए का दिया, उसमें कोई इंटरव्यू वगैरह दे के उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने आरएस दिया, उसमें नहीं हुआ। अब मैं आईएएस दे रहा हूं, इसमें नहीं हो रहा है। तो अब आगे क्या करोगे? अब का यूएनओ का दूंगा, वापस नहीं जाएगा मैं। ये नहीं कि मैं पटवारी ग्राम से, फाइनली आरएस बन गए थे बाद में वो। पर ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता कि मैंने अब आईएएस का दे दिया, अब मैं पटवारी का और दे दूंगा साथ में। नहीं, अब तो यूएनओ कोई एग्जाम कंडक्ट करवा दे तो यूएनओ को दो, या कोई मंगल ग्रह पर हो तो वो दे। क्यों? वापस वाला धरती पे तो जो एग्जाम सर्वश्रेष्ठ है वही दिए जाएंगे भाई साहब, सीधी सी बात। ये कॉन्फिडेंस रहना भी चाहिए।
आप भी ये दिमाग में रखा करो। फिर कई बार कई स्टूडेंट ये है कहते हैं कि नहीं सर हमने तो आरएस का बैच ज्वाइन कर रखा है ना, तो आईएएस की तैयारी तो अलग होती है। तो क्या अलग होती है? आईएएस की तैयारी में अलग केवल ये होता है कि उसकी फीस ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो आईएएस है ना नाम। यदि हम आरएस आईएएस वालों की फीस बराबर रख दें तो स्टूडेंट के बस आईएएस है यार, थोड़ी ज्यादा लो। तो आईएएस वालों को हम फील करवाते हैं, देखो तुम्हारी फीस ज्यादा है ना, तो तुम्हारा बैच कौन सा है। और तो क्या मतलब, और क्या अंतर हो सकता है भाई? ऐसे तो है नहीं कि यहां पर आरएस वाली क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहे थे आपको और आपको हमने बताया कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, और आईएएस में जाते हमने कहा कि देखो आईएएस है। थोड़ा बाप तो चेंज करो कम से। यदि यहां ही हुमायूं लिखवा दिया, फिर आईएएस और आईएएस में अंतर ही क्या? तो और नहीं तो बाबर ही कर दो थोड़ा बहुत। तो ये तो नहीं किया जा सकता ना, या हिमालय की ऊंचाई में ऊंचा नीचा कर देगी थोड़ा अपने हिसाब से, कि आरएस है थोड़ी नीची रखो, आईएएस है तो हिमालय की थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ा दो, ये भी नहीं किया जा सकता। पूरा सिलेबस सेम है। और मैंने खूब सारे बच्चों को देखा जिन्होंने आरएस की तैयारी की, इधर सिलेक्शन नहीं हुआ, आईएएस में हुआ। मैंने खूब सारे बच्चों को देखा जिन्होंने आईएएस की तैयारी की, उधर आईएएस वाले बैच में बैठे, मतलब उधर सिलेक्शन नहीं हुआ आरएएस के अंदर। कानाराम जी 2012 वाले बैच में 35 54वीं रैंक थी आईएएस के अंदर, 54 रैंक। तो वो आरएस दे रहे थे पहले, 2010 वाला आरएस दिया था, 2012 वाला आरएस दिया था, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, और आईएएस में डायरेक्ट 54 रैंक ही आ गई थी। तो उधर सुरेंद्र लांबा, उसी बैच में सुरेंद्र लांबा और सुरेंद्र मीणा ये थे, तो इनके भी इधर सुरेंद्र जी का, सुरेंद्र मीणा का तो पहले इधर आरएस के अंदर हो गया था उनका, तो पर उनका भी आईएएस के अंदर हुआ था बाद में। सुरेंद्र लांबा का तो इधर भी नहीं हुआ था, उनका बाद में आईएएस के अंदर हुआ था। तो जिन बच्चों के इधर आरएस में नहीं होते उनके मैंने उधर होते हुए देखे, और वो सीनियर थे हालांकि हमारे, उसके बाद वाले भी मैंने लोग देखे। विकास सर, विकास सर को जानते हो आप सर? हाँ। विकास सर मतलब मुझे अब भी याद आता है, ये 2016 के आसपास में शायद कोचिंग आए होंगे, 17 ग्रेजुएशन हुई इनकी 16 में, बीएससी की, और बीएससी करके इधर कोचिंग आए तो यहाँ पे। तब अपने इतने बैच भी नहीं बनते थे, थोड़े कम बैच हुआ करते, 2-3 महीने में जाके एक बैच बना करता था। तो आगे पूछा कि हमें आरएस का बैच ज्वाइन करना है, तो अपने कहा कि आरएस का बैच एक बार तो नहीं है, थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे, हम तो महीने 1.5 महीने बाद शुरू करेंगे। तो एक पुराने आरएस का बैच चलता था, उसमें आके बैठने लग गए। इतने में एक न्यूज मिली कि भाई आईएएस का नया बैच शुरू हो रहा है, तो इन्होंने जाकर हम तो आईएएस वाले में बैठ जाएंगे। तो आपने कहा था ना आरएस में बैठना है, नहीं वो तुम बाद में शुरू करोगे, आईएएस वाले में एडमिशन दे दो। तो आईएएस वाले में आने लग गए। साल 1.5 साल वो एग्जाम चला, तो वो तैयारी की उसकी, मतलब वो बैच चला, तो उस बैच के अंदर आईएएस वाले तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया शायद 2018 वाला पहला अटेम्प्ट था, 18 में, 17 या 18 में वो पहला अटेम्प्ट दिया, उस पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल हुआ, सिलेक्शन नहीं। सेकंड साल फिर दिया, फिर उस साल इंटरव्यू कॉल हुआ, उस बार तो सिलेक्शन भी हुआ, पर लास्ट रैंक पे 2 बंदे लेने थे, लास्ट रैंक और बंदे 2 वहां पर। तो उस बंदे को लिया गया जिसकी उम्र ज्यादा थी, विकास जी की उम्र कम थी, तो आप आउट, आपसे जो बूढ़ा आदमी था वो इन। मतलब आपको ये बड़ा अजीब लगता है तब आदमी को कि कट ऑफ कितनी गई कि 952, आपके नंबर कितने थे कि 952, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ कि मैं यंग हूं। एक रैंक पे, लास्ट रैंक पे 2 बंदे थे, तो उसके बाद फिर अगला दिया, उसमें फिर इंटरव्यू कॉल दिया, उधर फिर सिलेक्शन नहीं उसके बावजूद। आरएस वाला, अब इन बिटवीन आरएस की वैकेंसी आई, फॉर्म भर दिया, आरएस वाली वैकेंसी वो 2-3 साल खा गई। कोरोना आया, कोरोना में इंटरव्यू आगे खिसक गए, फिर इंटरव्यू आगे खिसक गए, वो जाके कंप्लीट अब हुई 2020-21 के अंदर जाकर कंप्लीट हुई। उसके अंदर यूं चलते चलते रैंक आ गई, वो जो 159 रैंक आ गई, और वो तो इंटरव्यू के अंदर थोड़े कम नंबर आ गए, इधर इंटरव्यू में थोड़े से अच्छे नंबर हो, तो इस बार एसडीएम हो। अब कोई, जबकि मुझे याद है वो आरएस वाला जब इनका मेंस था तो इन्होंने कहा था कि मैं नहीं दूंगा आरएस, और मेरा आईएएस में होगा और मैं आईएएस में ही करवा लूंगा सिलेक्शन। हमने कहा मेंस आ रखा तो दे तो दो यार, मेंस देने में क्या लगता है। तो सर मैंने ये राजस्थान जी के लिए पढ़ ही नहीं रखे, ये छोटे वाले सब्जेक्ट में, अरे 10 दिन की बात होती है, नोट्स उठाओ, नोट्स उठा के पढ़ लो, बाकी वाली चीजें तो आईएएस में पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत ये देख लो। वो यूं ही देख के उसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। उधर नहीं हो रहा, इधर हो गया, मैंने उन पहले वालों को बताया, इधर नहीं हो रहा था उनका, उधर हो गया। तो आप दिमाग के अंदर रखा करें हमेशा कि हाँ दोनों देने, ये वाला भी देना है, वो वाला भी देना है। सिविल की तैयारी होती है, दोनों एक जैसी तैयारी होती है। और पहले हमारे टाइम में जब लोग पढ़ा करते थे, सोचते भी नहीं थे कि आरएस देना है, आईएएस देना है, लोग कहते भी थे कि सिविल के एग्जाम देने, आरएस का भी देना है और आईएएस का भी। आजकल आप जो नई पौध आई है, आप पहले से तैयार करके आते हो कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है। आके सोच के तो बंदा ये आता है कि मुझे आईएएस देना है, फिर यहां आके बाद में कहता है कि नहीं आरएस की कर लेता हूं, एक बार आरएस करूंगा, देता पटवारी है ना। तो प्लीज ऐसे ना किया जाए यार। तो आपने दोनों देने, आरएस है इस वाले। लिखो कुंभा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ कुंभा।
कुंभज्ञ। मैं उपाधियां लिख रहा हूं, एक बार उतार लो, अर्थ बाद में बताऊंगा उनके मैं। एक बार केवल उतारनी है उपाधियां। उतारो देख। क्या क्या उपाधियां बोलो देखे। हिंदू सुरतान, अभिनव भट्टाचार्य, या इसी का एक नाम और नव्वे भरत, वीणा वादन प्रवीणेन, रैना रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत और अर्थ। है ना, अर्थ अपने समझ ले, लिखना नहीं है, अर्थ कोई लिखेगा नहीं, केवल देखें। पहली उपाधि क्या है, क्या उपाधि है, हिंदू सुरतान। सुरतान का मतलब होता है रक्षक। सुल्तान का मतलब क्या होता है, आसपास की मुस्लिम रियासतें थी, उन मुस्लिम रियासतों से वो लड़ाई कर रहा था, तो इसका मतलब हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। तो इतिहासकारों ने कहना शुरू कर दिया हिंदू सुल्तान। क्या कहना शुरू कर दिया, हिंदू सुल्तान। सुल्तान का मतलब क्या होता है, तो हिंदुओं की रक्षा करता है, इसलिए उपाधि क्या होगी, हिंदू सुल्तान। दूसरी उपाधि क्या है, अभिनव भट्टाचार्य, या क्या लिखा हुआ है, नव्वे भरत। दोनों एक ही चीज है, या तो कह दो अभिनव भट्टाचार्य, या क्या कह दो उसी को न। अभिनव का मतलब होता है नया, अभिनव का मतलब क्या होता है, नव्वे का मतलब भी नया। ये तो बात आ गई समझ। अच्छा, भारत में बहुत पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम के अंदर एक विद्वान वे जिनका नाम था भरत। क्या नाम था, विद्वान व्यक्ति थे, तो आचार्य कहना शुरू कर दिया, भरत आचार्य। तो आप भरताचार्य कह दो या भरत कह दो। और उन भरताचार्य ने या भरत ने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है बुक का, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की एक बुक है नाट्य शास्त्र नाम की, जो किसने लिखी थी, भरताचार्य ने, या भरत कह दो या भरताचार्य ने एक बुक लिखी थी। वो जो नाट्य शास्त्र नाम की बुक है, उस एक बुक में संगीत, नृत्य और नाट्य तीनों की जानकारियां हैं। किस किस की जानकारियां, संगीत, नृत्य, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। म्यूजिक, डांस और ड्रामा की जानकारी देने वाली किताब थी, तो किताब कौन सी थी, नाट्य शास्त्र। और किसने लिखी थी, भरताचार्य ने लिखी थी। तो इसका मतलब भरताचार्य को तीनों चीजों की जानकारी थी, संगीत की जानकारी थी, नृत्य की जानकारी थी, नाट्य की, म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों की जानकारी थी। कुंभा कहता है मुझे भी है, मैं संगीत के बारे में भी जानता हूं, नृत्य के बारे में भी जानता हूं, नाट्य के बारे में भी जानता हूं। पढ़ रहे हैं हम, संगीत की किताब है, नृत्य, नृत्य रत्नकोश है उसका पूरा का पूरा, नाट्य उसने नाटक लिखे। अभिनव और नव्य का मतलब क्या था, नया। तो कहता मैं नया भरताचार्य हूं, मैं क्या हूं, नया भरताचार्य। वो पुराने हो गए भाई साहब जिनको पहले ये जानकारी थी, आजकल मैं हूं, मैं नया भरताचार्य हूं। तो हिंदुओं की रक्षा करता है, इसलिए उपाधि क्या है, हिंदू सुल्तान। वो संगीत की जानकारियां रखता है, इसलिए जानकारी क्या है, अभिनव भट्टाचार्य। या दोनों एक ही बात है, दोनों बोलो देखे, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भरत। ये उपाधि क्यों मिली, संगीतज्ञ होने का ना, या संगीत, नृत्य, नाट्य की जानकारियां रखने का, उसे क्या कहा जाता है, अभिनव भट्ट। वो वीणा बहुत अच्छी बजाया करता था।
वीणा वादन प्रवीण। क्या बोलते हैं? प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है एक्सपर्ट। प्रवीण का मतलब क्या होता है? भाई आप में से मैं किसी को कहूंगा यार ये बंदा है ना, ये गाड़ियों के मामले में एक्सपर्ट है, इसका मतलब उसको गाड़ियों को पता है, उसको किसी भी गाड़ी के बारे में बता देता है। यही हुआ। अपने किसी को यार ये बंदा मोबाइल का एक्सपर्ट है, मतलब उसको मोबाइल के सारे फंक्शन आते हैं, मोबाइल खराब हो जाए तो ठीक भी कर लेता है उसको। ये तो मतलब वो एक्सपर्ट, मतलब किसी में निपुण होना, किसी में प्रवीण होना। वीणा वादन मतलब वीणा बजाना, तो वीणा बजाने में प्रवीण था, वीणा बजाने में एक्सपर्ट था, इसलिए क्या कहा जाता है उसको? वीणा वादन प्रवीण। वो हिंदुओं की रक्षा करता है इसलिए, हिंदू सुल्तान। संगीत नृत्य नाट्य की जानकारी रखता है इसलिए। अभिनव भट्टाचार्य या नव्वे भरत, वो वीणा बहुत अच्छी बजाता है, वीणा वादन प्रवीण। रासो का मतलब होता है साहित्य। रासो का मतलब ऐसा राणा जो साहित्य लिखे और साहित्य लिखवाए, लिखा भी है और लिखवाया भी खूब सारा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? रण। तो साहित्य लिखने वाले को रणा रासो, वीणा बजाने वाले को वीणा वादन प्रवीणन, संगीत नृत्य नाट्य की जानकारी रखने वाले अभिनव भट्टाचार्य नव्य भरत, हिंदुओं की रक्षा करने वाले को वह राजा जो पहाड़ों पर किले बनवाए, जो पहाड़ों पे बने किले जीत ले या पहाड़ों पर बने किले बनवाए। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ सारे पहाड़ों पर थे। 84 में से 32 किले बनवा के गया था। तो पहाड़ी किले जीतने वाला या पहाड़ी किले बनाने वाले राजा को क्या बोलते थे? हाल गुरु। क्या बोलते? तो कुंभा ने पहाड़ों पर किले जीते, इसलिए क्या कहा जाता है? हाल गुरु। कुंभा ने किताबें लिखी और लिखवाई, क्या बोलते हैं? रणा रासो। कुंभा वीणा बहुत अच्छी बजाता है, वीणा वादन प्रवीणन। संगीत नृत्य नाट्य की जानकारियां रखता है, अभिनव भट्टाचार्य नव्य भरत, वो हिंदुओं की रक्षा करता है। चाप का मतलब होता है धनुष। चाप का मतलब क्या होता है? वो बहुत अच्छा धनुष चलाया करता था, बहुत अच्छा आर्चर हुआ करता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? उसने कहा यदि धनुष की किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो शाम को 7 से 8, है ना, मैं सिखाता हूं सबको। तो इसलिए क्या बोलने लगे? कुंभा धनुष बहुत अच्छा चलाता है, इसलिए क्या कहते हैं? चाप गुरु। पहाड़ों पर बने किले जीत लेता है, वो किताबें लिखता है, वीणा बजाता है, संगीत नृत्य नाट्य की जानकारी रखता है, या नव्य व्रत, हिंदुओं की रक्षा करता है। भागवत का मतलब होता है भगवान विष्णु। भागवत का मतलब क्या होता है? परम का मतलब सबसे ऊंचा। वो कहता है मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूं। भागवत मतलब भगवान विष्णु की जो भक्त हुए उनको भी बाद में क्या बोलने लगे? भागवत। वो कहता है मैं भागवत का परम भक्त हूं या परम भागवत हूं, भागवत को मानने वाला सबसे ऊंचा आदमी हूं, इसलिए उपाधि क्या हो गई? परम भागवत। वराह का मतलब भी भगवान विष्णु। पढ़ते हैं अपने वराह मंदिर। आदि का मतलब क्या होता है? पहला। आदि का मतलब, तो कहता मैं भगवान विष्णु का पहला भक्त हूं, मैं भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूं। तो भगवान विष्णु का भक्त था कुंभा, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? परम भागवत और आदिवरा, दोनों उपाधियां। कौन कौन सी? परम। कोई पूछेगा कुंभा भगवान विष्णु का भक्त था, आप उसकी कौन सी दो उपाधियों के आधार पर इस बात को सिद्ध करेंगे? परम भागवत और आदिवरा। कोई पूछेगा कुंभा धनुष चलाता है, आपको कैसे पता? पहाड़ों के किले जीतता है, किताबें लिखता है, वीणा बजाता है, संगीत की जानकारी रखता है, नव्य भरत और आपके हिंदुओं की रक्षा करता है। हिंदू याद रहेगी सारी? 2-3 दिन लगातार पूछेंगे, सारी याद हो जाएगी, लिखने की आवश्यकता नहीं। पर देखो अपने कुंभा से तंग हो गए, कुंभा को पढ़ते हुए 3 दिन हो गए। मैं छुट्टी पे गया था उस दिन कुंभा, कल पूरे दिन भी कुंभा, आज भी आधा दिन हो गया। क्या है? कुंभा। मतलब पीछा छोड़ने का नाम कुंभा अपना। तो आप तो क्या पता तंग हुए नहीं हुए, कुंभा कहे कि बेटा कुंभा से पक्का तंग हो गया। और उसके दोस्त उसको पूछते कि यार उद्दा, उद्दा था बेटा उसका, अचलगढ़ में जिसकी मूर्ति है, कि यार उद्दा कब राजा बनेगा यार तू? तो उसने कहा जल्दी, बस पापा मरेंगे और पापा मरते ही मैं राजा हूं। तो उसके दोस्तों ने कहा कि तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं और हमें लगता नहीं है कि तेरे पापा जल्दी से मर जाएंगे, तो मरने की उम्मीद है नहीं पापा की, और तू यार कब तेरा नंबर आएगा? तो उद्दा ने कहा यार फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या किया जाए? तो उद्दा को लगा कि बापू को सल्टा देते हैं, और बापू को सल्टा के अपने क्या बन जाते हैं? राजा। और कुंभा को मारे तो कैसे? कुंभा कहते हैं कि कुंभलगढ़ किले में रहता था कटारगढ़ में, तो कुंभलगढ़ में एक शिवलिंग है। शिवलिंग समझते हो? शिवलिंग है 5.5 फीट ऊंचा। कितना ऊंचा? 5.5 फीट, मतलब मेरे लगभग इतना। कितना? 5.5। कहते कुंभा उस पर बैठा बैठा जल चढ़ाता था। कितना डाकी रहा होगा वो, है कि 5.5 फीट तो बैठा बैठा हो जाया करता था, तब खड़ा होने के बाद तो विशाल काय भीम काय लगता होगा वो। तो अब उद्दा उसके सामने जाके मारने की कोशिश करे तो उद्दा को झिंटे पकड़ के गुला दे तो मार दे, वो ऐसा आदमी था।
तो उसने कहा कि पापा जब सुबह सुबह पूजा करेंगे तब मैं ठीक है। तो एक दिन कुंभा सुबह से उठ के शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था, आंखें बंद करके जोर से बम बम भोले हर हर महादेव बोल रहा था। इतने में उद्दा गया पीछे से चाकू लेके, कुंभलगढ़ किले के अंदर उद्दा कुंभा को मार देता है। भारत के सबसे महान सम्राट का अंत क्या था कि अपने बेटे के हाथों हत्या कर दी गई थी। लिखो, कुंभलगढ़ किले में इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? उसके बेटे उद्दा। इसी में एक हेडिंग डालो, कुंभा में एक हेडिंग डालो, लिखो रमाबाई। एक हेडिंग डालो रमाबाई। लिखो यह कुंभा की बेटी थी, शी वॉज डॉटर ऑफ कुंभा। यह कुंभा की बेटी थी, शी वॉज डॉटर ऑफ कुंभा। यह कुंभा की बेटी थी, शी वॉज डॉटर ऑफ कुंभा। यह भी अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। यह भी अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। यह भी अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। तो इसकी उपाधि पड़ गई वागीश्वरी। लिख लो उपाधि वागीश्वरी। वागीश्वरी मां सरस्वती को कहते हैं वागीश्वरी। टाइटल लिख लो, रमाबाई की उपाधि क्या थी? वागीश्वरी। उपाधि क्या थी? वागीश्वरी। रमाबाई गुजरात शादी की हुई थी, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद वापस अपने पीहर मेवाड़ आ गए थे। तो भाई रहने खाने की व्यवस्था की जाए, अब वापस राजकुमारी जब आ गई तो रमाबाई को जावर परगना दिया हुआ था। कौन सा परगना दिया था? जावर याद आ गया? वही जावर जहां से क्या निकलती थी? परगना मतलब इलाका। तो कहा भाई जावर वाला इलाका किसको दे दो? रमाबाई को। इसका मतलब है जावर से आज के बाद जितनी भी इनकम होगी वो इनकम किसके पास रहेगी? भाई बस लिखो, इसे जावर परगना दिया गया था। जावर परगना वॉज गिवन टू हर। इसे जावर परगना दिया गया था। जावर परगना वॉज गिवन टू हर। किसको दिया गया जावर परगना? रमाबाई। रमाबाई कौन थी? कुंभा की बेटी, और पिता की तरह किसमें रुचि रखती? संगीत, इसलिए उपाधि क्या पड़ गई? वागीश्वरी। याद रह जाएगी बात? चलो अगला राजा लिखो। लिखो रायमल। अगला राजा कौन है? रायमल। देखो यह भी कुंभा का बेटा था, ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ कुंभा। यह भी कुंभा का बेटा था, ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ कुंभा। किसका बेटा था? कुंभा का। कुंभा की हत्या कौन से बेटे ने की? उद्दा। तो राजा तो 1468 में कुंभा को मारते ही तो राजा कौन बनता है? उद्दा। लेकिन उद्दा पिता को मार के राजा बना था, इसलिए वहां के जो सामंत वगैरह थे उन्होंने उद्दा को स्वीकार नहीं किया। जैसे हम पढ़ते हैं अरुणोराज को मार के बना था जगदेव, तो जगदेव को स्वीकार नहीं किया, वो जगदेव का कौन बन जाता है? विगराज। वैसे वैसे इस बार ये छोटा भाई था रायमल, इस रायमल के पास मैसेज करवाया गया कि रायमल तुम आओ फटाफट और उद्दा को हटा के, ये कहीं बाहर था, राजधानी में नहीं था, तुम आओ और इसको हटा के राजा बनो। फिर रायमल आता है, रायमल उद्दा के साथ लड़ाई करता है, उसे 2 युद्धों में हराता है। एक युद्ध जावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? एक युद्ध दाड़ीमपुर, वही उदयपुर में जगह पड़ती है, वहां पर इसने 2 युद्ध लड़े, जावर का युद्ध और दाड़ीमपुर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में उसने उद्दा को हराया और मेवाड़ का राजा बन गया। उद्दा को कौन कौन से 2 युद्धों में हराए? लिख लो। अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाड़ीमपुर के युद्धों में हराया था। He defeated his brother Udda in battle of Javor and Dadimpur. In battles of जावर एंड दाड़ीमपुर, इसने अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाड़ीमपुर के युद्धों में हराया था। He defeated
हिज ब्रदर उद्दा इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाडिमपुर। इसने अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में हराया था। जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में हराया था। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाडिमपुर। कौन कौन से युद्धों में रहा था? जावर का युद्ध और दाडिमपुर का। किसने हराया? रहमल। किसको हराया? तो उद्दा को लगा यार यहां से निकाल दिया, तो उद्दा चला जाता मालवा। कहां चला जाता? और मालवा का राजा था इन दिनों में बना हुआ गयासा। मालवा का राजा कौन बना? गयासा बना हुआ। ये गयासा के पास गया, इसने जाकर भाई गयासा तू मेरी मदद कर यार, और तू मेरी मदद करके मुझे वापस कहां का राजा बनवा? मेवाड़। ने क्यों? मेवाड़ में कौन बन गया राजा? उसने कहा मेरा भाई बन गया रहमल, तू मेरे भाई को हटा दे और मुझे बना दे, तू तेरी सहायता कर मेरी। तो गयासा को मजे आ गए, क्योंकि यार इनके पिताजी कुंभा तो मालवा वालों को जब जी में आती तब कूट लिया करते थे। तो उनको लगा अब तो ठीक है यार, कुंभा के तो घर में फूट पड़ी हुई है, कुंभा के दो बेटे हैं वो तो आपस के अंदर ही लड़ रहे हैं। तो इसने कहा ठीक है, अपने उद्दा की सहायता करते हैं, उद्दा की सहायता करके रायमल को हराते हैं और उद्दा को क्या बना देते हैं? मेवाड़ का राजा। फिर मेवाड़ का राजा अपनी बात मानता रहेगा, अपना डम्मी रहेगा, अपनी सारी बातें मानेगा। तो उसने उद्दा का, उद्दा चिंता मत कर, तू भाई है अपना, जिगर का छल्ला है अपना एकदम, और तू तो जा आराम से रेस्ट कर जाके, और अपनी लड़ाई की तैयारी करते हैं और लड़ेंगे। रायमल की क्या औकात है? रायमल को कल मार देंगे अपने। तो उद्दा वहां से राजी होके वापस अपने कैंप की तरफ आ रहा था, जहां इसने अपने कैंप लगा रखे थे। रास्ते में हो रही थी भयंकर बरसात। उद्दा राजी था, राजी हुआ तो बरसात में नाचने लग गया, साथ में गीत गाने लग गया। चंदी कुड़ी अंबरां दी भैन, बिजली गिर गई। क्या गिर गई उद्दा पे? तो बिजली गिरने से मरा था उद्दा। गीत गा रहा था तो मैंने बिजली बिजली कैन, बिजली इनका लय। तो कौन है? मेवाड़ का कौन सा राजा बिजली गिरने से मर गया था? उद्दा। तो याद रह जाएगी आपके बात। पर गयासा को यूं लगा गया यार, भले ही उद्दा मर गया हो, लेकिन उद्दा मुझे कह के गया था कि मुझे मेवाड़ का राजा बनाना है, इसलिए अपने मेवाड़ पे हमला तो करते हैं यार। तो गयासा हमला कर देता मेवाड़ पे उद्दा के मरने के बाद भी। रायमल ने कहा तू आ पहले, तू इधर आ। रायमल ने मालवा के कौन से राजा को रहा? देखो आजकल गाना चल रहा है ना, ऐसा गाना आता ना, हार्डी संधू, हार्डी संधू का। चलो ठीक, आप सुनते हो पंजाबी गाने? वैसे हार्डी संधू ये गाते हैं, पंजाबी नहीं होता, ये पॉप है, पॉप है ना। जो पंजाबी ओरिजिनल पंजाबी तो आपके समझ में नहीं है वैसे, है ना, बहुत कम, मतलब कोई गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के बच्चे हो तो उनके भले ही समझ में आ जाए। बाकी जो एग्जैक्टली पंजाबी है वो ये हार्डी संधू वाले रिगे नहीं होते, पर ये अपने को समझ आ जाता है। तो पंजाबी वालों ने इस बात की खासियत को समझा, क्या टिपिकल पंजाबी में गाने लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो थोड़े थोड़े पंजाबी, थोड़े थोड़े हिंदी टाइप के हो, ताकि सबको समझ में आ जाए। इसलिए हम सबको समझ में आते हैं, तो पंजाबी कल्चर कितनी बढ़ गई, पंजाबी गाने हर जगह गाए जाने लगे। अपने वाली अभी तक बाहर नहीं निकल पाई। राजस्थानी का गीत अपने अपने नहीं सुनते, पहले तो अपने ही सारे नहीं सुनते, और अपने भी सुनते हैं तो कम से कम अपने से बाहर तो कम से कम कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि हम इनोवेशन नहीं कर रहे। इसलिए राजस्थानी इंडस्ट्री मर गई पूरी तरीके से, जबकि पंजाबी इंडस्ट्री उतनी फलती फूलती जा रही है। साउथ आजकल तो पूरा फल फूल ही कौन सा रहा है। और अभी तो एक कौन सी नवी और मूवी आ गई, पुष्पा के बाद कोई और आई है, कल मुझे कोई बता रहा था। हाँ? गंगूबाई नहीं है, गंगूबाई ऐसा है। ट्रिपल आर नहीं, वाई 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 मली, वाई मली, ऐसा कोई, हाँ ऐसी कोई बुक आई है। हाँ वन मई, क्या नाम है? हाँ ऐसी किसकी है? अजीत, अजीत की, अजीत की। हाँ कोई मुझे बता रहा, अच्छी मूवी देखी किसी ने? देख ली? कैसी है? हाँ अच्छी है। कोई कह रहे पुष्पा से भी अच्छी है। पुष्पा से अच्छी नहीं, पुष्पा पुष्पा है। चलो फिर ठीक है। हाँ हीरोइन अच्छी है उसकी, बोल। चलो पढ़ाई हो जाती है तेरे से। फोकस अलग ही है तेरा यार। मतलब यहाँ कोई बात होगी कहानी कैसी है, कल्चर कैसी है, भाई का पूरा फोकस अपनी जगह पे। अगर फिल्म अच्छी हो नहीं हो, जो अपने को चाहिए वो है। क्या करना है बाकी और। तो किसको हराया था? लिख लीजिए लाइन। हाँ लिखो तो, इधर हीरोइन में देख रहे हो सारे, लिखो। लिखो रायमल ने गयास, मालवा के गयास शाह को हराया था।
रायमल डिफीटेड गया शाह ऑफ मालवा। रायमल ने मालवा के गया शाह को हराया था। रायमल डिफीटेड गया शाह ऑफ मालवा। मालवा के कौन से राजा को हराया था? गयास। और क्या किया रायमल? एकलिंग जी वाला मंदिर बनवा के कौन गए थे? बापा रावल। उसमें परकोटा किसने बनवा दिया था? मोकल। पर अब तक आते आते मंदिर फिर थोड़ा टूट फूट गया। भाई टूट फूट हो ही जाती है मंदिरों के अंदर। तो रायमल ने उसको सही करवाया, वहां पर दरवाजे वगैरह थोड़े से और बनवाए। तो आज जैसा वो मंदिर दिखता है, ये किसके टाइम में बना था? रायमल। तो अपने कह सकते हैं कि एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया। एकलिंग मंदिर का, लिख लो, एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। ही बिल्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेम्पल। ही बिल्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। ही बिल्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया? अच्छा, चित्तौड़ के अंदर एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। मूर्ति बड़ी जोरदार थी, इसलिए नाम ही पड़ गया अद्भुत शिव मंदिर। क्या नाम पड़ गया? अद्भुत, मतलब अद्भुत मूर्ति थी, इसलिए मंदिर को नाम ही क्या बोल पड़ गया इसका? सुनना देखो बात एक बार। तो वैसे हिंदी में तो इसका एग्जैक्टली नाम है अद्भुत शिव मंदिर। क्या बोलते हैं? चित्तौड़ में शिव जी का मंदिर। पर अब अपने लोगों से अद्भुत नाम आया नहीं, इसलिए लोकल भाषा में अब लोग बोलते हैं अद्भुत जी का मंदिर। क्या बोलते हैं? अद्भुत 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 करते करते क्या हो गया? अद्भुत जी का। मैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं था, तो यूं कोई मंदिरों की बात थी, तो कहा कि यहाँ पास में एक मंदिर और है, और वो एक माता जी का मंदिर है। कौन सी माता जी का? अदबदा। अदबदा नहीं है, वो भी अद्भुत ही रहा होगा। और माता जी का मंदिर की मूर्तियां अद्भुत रही होगी, अच्छी मूर्तियां रही होगी, इसलिए बाद में नाम पड़ गया कि अदबदा जी, अदबदा जी है। फिर लोग भूल जाते हैं धीरे धीरे, ओरिजिनल नाम अद्भुत रहा होगा, आप सारे अद्भुत जी बोलते हैं, तो अद्भुत जी नाम पड़ गया। तो लिखो, चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट अद्भुत शिव टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट अद्भुत शिव टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया? कोष्टक में लिख लेना अद्भुत जी। तो कभी कोई आ जाए अद्भुत जी मंदिर कहां पर है, तो भी आप याद है रायमल ने अद्भुत जी का मंदिर कहां बनवाया था? तो कहां पे बनवाया था? चित्तौड़। रायमल की बहन है रमाबाई, कहां पे रहती है? जावर। तो इसने कहा अच्छा भैया आप मंदिर बनवा रहे हो, मैं भी बनवा दूंगी। पापा बनवा के गए थे कुंभ स्वामी, मैं बनवाऊंगी रमा स्वामी। कौन सा बनवाऊंगी? वही भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का रमा स्वामी मंदिर बनवाया था इसने, कहां पे? जावर। लिख लो। इसकी बहन रमाबाई ने, हिज सिस्टर रमाबाई, इसकी बहन रमाबाई ने, हिज सिस्टर रमाबाई, रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल एट जावर। जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल एट जावर। जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल एट जावर। जावर में किसका निर्माण करवाया? रमा। रायमल की रानी थी, उसका नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? उसने कहा अच्छा दोनों बहन भाई कुछ ही बना जाते हो चलते ही, मैं भी बनवाऊंगी, तो तुम बनवा लो। तो श्रृंगार कंवर ने, चित्तौड़ के अंदर एक जगह पड़ती है गोसुंडी। कौन सी जगह? यहां पर एक बावड़ी बनवा दी। क्या बनवा दी? बावड़ी जानते हो ना, है ना? ऐसा कुआ जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, उनको क्या बोलते थे? तो बावड़ी कहां पर बनवाई गई? गोसुंडी, चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है। किसने बनवाई? किसकी रानी है? देखो, इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने, हिज क्वीन श्रृंगार कंवर। इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने, हिज क्वीन श्रृंगार कंवर। इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने चित्तौड़ में, सॉरी गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी कोष्टक में चित्तौड़ लिख लेना। गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट ए बावड़ी एट गोसुंडी। गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट ए बावड़ी एट गोसुंडी। गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी में किसका निर्माण करवाया? बावड़ी। ये जो श्रृंगार कंवर थी ना, ये जोधा की बेटी थी। किसकी बेटी थी? एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं। श्रृंगार कंवर जोधा की बेटी थी। श्रृंगार कंवर वॉज डॉटर ऑफ जोधा। और श्रृंगार कंवर जोधा की बेटी थी। श्रृंगार कंवर वॉज
डॉटर ऑफ जोधा, बॉक्स में बंद कर लो इस बात का, इस एक लाइन को ना, जोधा की बेटी थी इसको। ये बावड़ी बनी हुई थी, इसके बावड़ी के बाहर अभिलेख है। कोई मंदिर महल मालिया कुछ भी बनाते हैं, उनके बाहर सूचना तो लगानी पड़ेगी ना किसने बनवाया। तो श्रृंगार कंवर उसके अंदर लिखवाती है कि मैं रायमल की रानी हूं, जोधा की बेटी हूं और रणमल की पोती हूं। जोधा की बेटी रणमल की पोती होगी ना अपने आप में, तो अपने को पता चलता है कि साहब जो श्रृंगार कंवर थी वो किसकी बेटी हुआ करती थी, जोधा की बेटी। पहले हुआ क्या करता था, राजा महाराजाओं में जो लंबी लड़ाइयां चलती कोई, तो लंबी लड़ाइयों के बाद अक्सर जब संधियां वंदियां करते तो आपस में रिश्तेदारियां करते, शादी ब्याह कर लिया करते थे, ताकि दुश्मनी एक बार क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नए सिरे से रिश्ते शुरू हो जाए। जोधा और कुंभा के बीच में 15 साल लड़ाई चलती है। 15 साल की लड़ाई के बाद में आंवल बावल की संधि होती, तो संधि के बाद में कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर के साथ कर दी गई थी। भाई बात समझ में। उस श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी बनवाई, तो बावड़ी के जो पास वाला अभिलेख है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि श्रृंगार कंवर रायमल की रानी है, जोधा की पुत्री है तथा रणमल की पुत्री। भले बड़ी बात है। तो वहां से अपने को पता चलता है कि श्रृंगार कंवर है वो किसकी बेटी है, जोधा की। अच्छा, गोसुंडी गांव है, कौन सा गांव है, तो बहुत पुराना गांव था ये। श्रृंगार कंवर ने यहाँ पर बावड़ी बनवाई थी, पर ये गांव का इतिहास बहुत पुराना मिलता है। इस गांव से एक बहुत प्राचीन अभिलेख मिला हमें। वो प्राचीन अभिलेख ये बताता है कि उस टाइम यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर था। किसका मंदिर था, बाकायदा अभिलेख है, और उस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोग रहते थे। और विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोगों को कहते हैं भागवत। क्या कहते हैं, अभी कह रहे थे हम, कुंभा खुद को क्या बताता है, पर या बोलते हैं वैष्णव, या क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले लोग कौन, वैष्णव। शिव जी को मानने वाले शिव, और विष्णु को मानने वाले वैष्णव। तो वैष्णव भी कहते हैं और भागवत भी कहते हैं। तो कभी कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो सुनते कौन सा है। उस अभिलेख का बावड़ी का आपस में कोई लेना देना नहीं। बावड़ी वाला अभिलेख अलग है। बावड़ी वाले अभिलेख में जानकारी है कि श्रृंगार कंवर रायमल की रानी और जोधा की पुत्री है। एक अभिलेख और मिला है, वो अभिलेख यह बताता है कि यहां पर कौन से लोग रहा करते थे, वैष्णव संप्रदाय। कौन से लोग, एक हेडिंग डालो, गोसुंडी अभिलेख, यहीं पढ़ लेते हैं। मैं वापस बता रहा हूं, ये जो अभिलेख लिख रहे हैं और जो गोसुंडी वाली बावड़ी है, इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। लिखो गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन। सुनना, दो एक बातें सुन लो, एक साथ लिख लेंगे। बहुत पुराना अभिलेख है, 2nd सेंचुरी बीसी का। कब का अभिलेख है, एडी नहीं, बीसी। बीसी का अभिलेख मिलता है हमें। अभिलेख ये कहता है कि यहां पर गज वंश हुआ करता था। कौन सा वंश था, जैसे यहां पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो वंश कौन सा पढ़ रहे हैं हम, गुहिल। और पहले यहां पर वंश कौन सा बताया है, गज। और उस गज वंश में एक राजा था, उस राजा का नाम था सर्वतात। राजा का नाम क्या था, और सर्वतात ने यहां पर एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध। कौन सा यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ। क्या होता है भाई, हाँ, घोड़ा छोड़ के जो यज्ञ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और यज्ञ वगैरह करवाएंगे उससे पहले पूजा करेंगे भगवान की, तो उसके अंदर है कि यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा की गई। किसकी पूजा की गई, इसका मतलब यहाँ पे कौन से संप्रदाय के लोग रहते हैं, वैष्णव, या उनको क्या बोलते हैं अपने, भागवत। क्या बोलते हैं, लिखो। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी। यह एक 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी। यह एक 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी। कब का अभिलेख है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख। फिर आगे लिखो। यह वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह वैष्णव, कोष्टक में लिख लेना, भागवत। यह वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान which provides information about Vaishnav sect. It is an oldest inscription of Rajasthan which provides information about Vaishnav sect. It is an oldest inscription of Rajasthan which provides information about Vaishnav sect. क्वेश्चन भागवत लिखना,
यह है वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इसी में और लिखो, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गौर परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। बॉक्स में बंद कर लो इस बात को, इस अभिलेख वाली बात को ना। रायमल से कोई लेना देना नहीं, ये तो गोसुंडी गांव आया इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ये सवाल पूछा हुआ है बार 2016 के आरएस के अंदर क्वेश्चन था ये, तो इसलिए भी याद रखना कि दोबारा को रिपीट कर ले क्वेश्चन को। गोसुंडी अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं तो बता दोगे? कब क्या गोसुंडी अभिलेख? 2री शताब्दी ईसा पूर्व। कौन से संप्रदाय की जानकारी देने वाले? और इस संप्रदाय की इससे कोई भी पुरानी जानकारी अपने पास में नहीं है। सबसे पुरानी जानकारी है। कौन से वंश का राज था? गजवंश। उसका राजा कौन था और कौन सा यज्ञ करवा रहा? यह सामान्य सी बात है, राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करवाते थे तो इसने करवा लिया। बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो, लिखो पृथ्वीराज। पृथ्वीराज लिखो। यह रायमल का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ रायमल। यह रायमल का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ रायमल। बड़ा दुर्धर्ष योद्धा हुआ अपने टाइम का, बड़े तेज गति से आक्रमण किया करता। लोग मतलब यूं पलक झपकाते उससे पहले तो इधर का उधर चला जाया करता कि साहब आज पाली पे अटैक कर दिया, कल अगले दिन जालोर मिलता, अगले दिन सिरोही मिलता, अगले दिन प्रतापगढ़ आ गया, कल बांसवाड़ा आ गया। तो लोग बड़े विस्मित रहते कि यार पृथ्वीराज चारों तरफ अचानक अटैक करता रहता है। तो लोगों ने नाम निकाल दिया उड़ना राजकुमार। क्या नाम निकाल दिया? कि एक राजकुमार है जो सारा दिन क्या करता रहता है? उड़ता रहता है, इसलिए नाम क्या है? उड़ना, फ्लाइंग प्रिंस। तो लिखो, इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसे क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। इसकी एक रानी थी, उसका नाम था तारा। रानी का नाम क्या था? ये अजमेर के किले में रहती थी। कौन से किले में रहती? इसलिए अजमेर किले का नाम पड़ गया तारागढ़। क्या नाम पड़ गया? लिखो, इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन तारा, इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन तारा, इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन तारा, अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ गया। अजमेर फोर्ट वॉज नेम्ड एज तारागढ़। अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ गया। अजमेर फोर्ट वॉज नोन एज तारागढ़। अजमेर फोर्ट वॉज नेम्ड एज तारागढ़, ये लिखो, अजमेर फोर्ट वॉज नेम्ड एज तारागढ़। अजमेर का किला बनवाया था अजय राज ने। किसने बनवाया? तो इसका नाम रखा गया अजय मेरूगढ़। क्या नाम था? मेरू का मतलब था पहाड़। अजय ने पहाड़ पे किला बनवाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अजय मेरू। गढ़ का मतलब किला, तो अजय का पहाड़ का किला, तो अजय मेरू गढ़। और बाद में अजय मेरू में आके रहने लग गई तारा, तो किले का नाम क्या पड़ गया अपने? तो राजस्थान में तारागढ़ के किले 2 है। अजमेर वाले को तारागढ़ कहते हैं, बूंदी वाले को भी। बूंदी वाले को तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पे तारे के समान दिखाई देता। इसको तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रानी तारा रहती थी, जो कि किसकी रानी थी? पृथ्वीराज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उड़ना राजकुमार। खुद जो पृथ्वीराज था, इसकी छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ के किले में। छतरी कहां पर है? लिख लो, छतरी बराबर कुंभलगढ़ फोर्ट। सेनेडफ, छतरी बराबर लिख लो कुंभलगढ़। कोई पूछेगी पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, तो कहां पर है? कुंभलगढ़। ये जो छतरी बनी हुई है ना इसकी, हिंदुओं में अक्सर कोई जब मृत्यु हो जाती किसी की, तो उसका जब अंतिम संस्कार करते, जहां पर अंतिम संस्कार करते वहां पर क्या बना दिया करते? उनकी याद में छतरियां।
तो इस छतरी में 12 पिलर है। कितने पिलर है? अब कोई पूछेगा 12 खंभों की छतरी कहां पर है? कोम्बलगढ़। कोम्बलगढ़ की 12 खंभों की छतरी किससे संबंधित है? उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज। क्वेश्चन लिख लो, 12 खंभे, 12 पिलर्स। इस छतरी है, कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभे। बिना हेडिंग चेंज किए एक और लिखो, जयमल। एक बंदे का नाम और लिखो, जयमल। क्या नाम बंदे का? देखो, यह भी रायमल का बेटा था। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। यह भी रायमल का बेटा था। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। यह भी क्या था? रायमल का बेटा। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट सोलंकीज। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट सोलंकीज। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट सोलंकीज। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? अब सुनना, थोड़ी बात सुनना। टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा। टोंक में कौन सी जगह? यहां पे कोई एक राजा हुए थे, सुल्तान सोलंकी। टोडा के राजा कौन हुए? टोडा कहां पड़ता है? सुल्तान सोलंकी की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम था तारा। राजकुमारी का नाम क्या था? तारा सोलंकी नाम की राजकुमारी हुआ करती। सुल्तान सोलंकी टोडा के राजा है। एक बार अजमेर की तरफ से एक बड़ा अटैक हुआ। उस अटैक के अंदर सुल्तान सोलंकी हार जाता है। हारने के बाद उसको टोडा खाली करना पड़ा और दुश्मनों ने टोडा पे क्या कर लिया? कब्जा। तो सुल्तान सोलंकी चला गया मेवाड़। मेवाड़ के राजा है रायमल। मेवाड़ के राजा कौन है? तो रायमल जी को जाकर, भाई रायमल जी, टोडा में हार गया मैं, मुझे एक बार रहने की जगह दो, मैं वापस तैयारी करूंगा और तैयारी करके मेरे टोडा को वापस जीतूंगा। रायमल जी ने रहने को जगह दे दी। ये अपनी लड़ाई की तैयारियां कर रहा था, पर इसको यह भी पता था कि यार अकेले टोडा को जीतना संभव नहीं है, दुश्मन का कब्जा भारी है। अजमेर की तरफ से अटैक हुआ कोई बड़ा। राजकुमारी थी तारा। तारा बेहद सुंदर राजकुमारी थी। कई राजकुमार तारा से शादी करना चाहते थे। तो इसने एक घोषणा की कि मैं मेरी राजकुमारी तारा की शादी उसके साथ करूंगा जो मेरे को टोडा जीत के देगा। क्या जीत के देगा? टोडा जीत के देगा। जो टोडा जीत के देगा उसके साथ किसकी शादी कर दी जाएगी? तारा। रायमल जी के 13 बेटे थे। कितने बेटे थे? कमी है। ये तो अपने दादाजी की पीढ़ी वाले लोगों ने कमाल कर दिए इतने इतने। तो रायमल जी के टाइम में तो कम ही बात थी। तो रायमल जी ने अपने 13 बेटों को बुलाया और 13 बेटों को बुला के, देखो तुम सबके ब्याह मेरे से तो आज हो, तुम्हारे लिए लड़कियां देखता घूमे 13 के लिए। एक ऑफर आ रखा है, टोडा जीतो और तारा से शादी करो। कौन करेगा तुम में से तारा से शादी? तो जयमल ने हाथ खिलाया। जयमल ने कहा, मैं। सुंदर राजकुमारी थी, सारे राजकुमारी शादी करना चाहते थे, लेकिन जयमल ने हाथ खड़ा कर दिया। तो रायमल ने, सुल्तान पास में बैठा था, सुल्तान को कहा, भाई सुल्तान जी, मेरा बेटा जयमल आपकी राजकुमारी तारा से शादी करेगा और उससे पहले आपको क्या जीत के दे देगा? टोडा। सुल्तान बड़ा राजी हुआ बेचारा, और सुल्तान ने कहा, सगाई तो आज ही पक्की, सगाई तो आज ही समझ लो, और जिस दिन टोडा जीत दोगे उस दिन हम आपको क्या दे देंगे? शादी कर देंगे, आपको तारा की शादी कर देंगे। तो अब जयमल लड़ाई की तैयारियां करे, भाई टोडा जीतना है। अच्छे अच्छे सैनिक छांटे, अच्छे अच्छे अपने दोस्त लिए कि कौन कौन लड़ाई में जाएगा, अच्छे अच्छे घोड़े लिए, दिल्ली शिकार पे जाए घोड़ों को लेके। पहले लड़ाई पहले घोड़ों को यूं तैयार करते कि घोड़े कहीं बीच में ना बिदक जाए, बिना चले हुए घोड़े तो रुक जाएंगे। तो 5-7 दिन शिकार पे लेके जाते, इधर उधर दौड़ाते घोड़ों को, ताकि घोड़ा यूं पैर चले बहुत ढंग से। एक दिन को शिकार विकार खेलने के लिए गए हुए थे, वहां किसी दोस्त ने जयमल को कह दिया कि और भाई जयमल, भाभी जी से बात होती है कि नहीं होती है? जयमल ने कहा, नहीं। क्या बात करता है, इंस्टाग्राम पे भी कोई? उसने कहा, नहीं। तो यार आजकल तो बात कर लेते, सब मॉडर्न टाइम है। जयमल ने कहा, यार मेरे तो नहीं होती। तो तुझे मिल लेना चाहिए यार, तू राजकुमार है, मिल क्या, जब यहीं रहती है मेवाड़ के अंदर राजकुमार रहती है, मिल ले। तो जयमल उन सोलंकियों के घर पे चला गया, दोस्तों ने चढ़ाया तो, और उन सोलंकियों को जाके कहा कि मैं आपकी राजकुमारी तारा से, मेरी होने वाली पत्नी तारा से मिलना चाहता हूँ। सोलंकियों ने कहा कि राजकुमार जयमल, एक बार तो तारे आसमान वाली देख लो, पहले टोडा जीतो, और टोडा जीतने के बाद हम राजकुमारी की शादी करेंगे, उससे पहले तुम मिल नहीं सकते। तो जयमल को बड़ा गुस्सा है। जयमल ने कहा, मेरे राज्य में बैठे हो, ये मेवाड़ मेरे बाप का है, और तुम मुझे बताओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे करके जयमल के उन सोलंकियों के बीच में विवाद होता है। जयमल जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है, सोलंकी मार देते हैं।
तो ये जो अभी लिखी ना आपने लाइन, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, वो युद्ध यही है ना। मैं पुरुष होने के नाते जयमल के बारे में से नहीं लिखवा सकता था कि लड़की के लिए काम आ गया था। इतना देखो मैं यूं, है ना, पक्षपात होनी चाहिए ना इतनी। तो मैंने लिखवाया कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ। पर आप पढ़ो तब आप बताना तो मत किसी को ये बात, आगे नहीं बताने पर मन ही मन सोचना यहाँ। अब सोलंकियों ने समाचार रायमल जी के पास भेजा कि रायमल जी आपका बेटा जयमल बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ में, हमने मार दिया उसको। तो रायमल जी ने कहा बदतमीजी करेगा तो मरेगा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको। अब रायमल जी ने अपने जो बाकी बेटे थे उनसे पूछा, भाई तुम में से अब कौन शादी करेगा, जयमल तो मर गया। तो इस बार पृथ्वीराज ने हाथ खड़ा किया। पृथ्वीराज ने कहा मैं तो उस दिन भी हाथ खड़ा करता, पर जयमल ने जल्दी कर दिया था थोड़ा। उसके बाद पृथ्वीराज टोडा जीतता है। टोडा जीतने के बाद तारा के साथ उसकी शादी की जाती है। तारा को अजमेर के किले में रखता है, इसलिए अजमेर के किले का नाम तारागढ़ है। जुड़ी बातें आई समझ के अंदर। एक बात और सुन लो, पृथ्वीराज की एक बहन थी आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई की शादी की हुई थी सिरोही के एक राजा के साथ। सिरोही का राजा था जगमाल देवड़ा। कौन था? जगमाल देवड़ा सिरोही का राजा। और उसकी शादी किसके साथ की हुई है? आनंदाबाई। आनंदाबाई किसकी बहन है? पृथ्वीराज। जगमाल आनंदाबाई को कोई परेशान करता था, तंग करता था। तो आनंदाबाई ने एक बार अपने भाई के पास मैसेज किया पृथ्वीराज के पास कि भैया ये मेरे को तंग करते रहते हैं कि 4 व्हीलर नहीं लेके आई दहेज के अंदर। पृथ्वीराज ने कहा तू रुक, मैं आ रहा हूं। पृथ्वीराज गया और उसने जाके अपने जीजाजी को धमकाया। उन्होंने जीजाजी इस बार दीदी कुछ कह दिया ना। तो साइड के अंदर लेके उसने कहा मैं मारूंगा ज्यादा गिनूंगा कम, फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, इस बार दीदी शिकायत नहीं करनी चाहिए कोई। जगमाल को पता था बेटा डाकिया आदमी है। तो उसने कहा साहब गलती हो गई, मैं तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं कहूंगा आज के बाद, आपको तो तुम्हारी दीदी सॉरी बोलूंगा। हाँ सॉरी बोलो, अभी सॉरी बुलवाया उसने। पर जगमाल का ईगो हट हुआ यार, यूं सड़ा दबा के चला जाए यार, ईगो हट हो आदमी का। तो दूसरे दिन पृथ्वीराज जब जाने लगा, जगमाल ने कहा खाना तो खा के जाओ, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा नहीं नहीं काम है मेरे, मैं उड़ना राजकुमार उड़ता रहता हूँ यार, क्या खाने वाने खा के चलूंगा यहाँ से। उसने कहा भूख लग जाएगी रास्ते में। तो लग जाएगी तब का तब देखेंगे रास्ते में। तो उसने कहा चलो एक लड्डुओं का डिब्बा ये ले जाओ, नाश्ता कर लेना, रास्ते में भूख लगे तो। उसने उन लड्डुओं में जहर मिलाया। पृथ्वीराज वो लड्डू खाता है, लड्डू खाने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो कुंभलगढ़ के किले में अंतिम संस्कार किया गया, इसलिए कुंभलगढ़ में उसकी क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई है? छतरी, जिसमें कितने खंबे हैं? अगला राजा लिखो, लिखो संगा। अगला कौन है? राणा। वास्तव में नाम तो था संग्राम सिंह। क्या नाम था? पर संग्राम सिंह का तो अपने बना ही सकते ना संगा। जो लख सिंह का लखा कर दें तो संग्राम सिंह का क्या हो गया? संगा। सांगा भी रायमल का बेटा था। तो 13 बेटे थे, उनके अंदर एक कौन था आपके? सांगा। लिख लो, पिता रायमल, पिता रायमल, ताकि याद रहेगी पृथ्वीराज जयमल का भाई था, इतना ही, बाकी पिता का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं। अब इसका मतलब 3 मुख्य भाई हैं। कौन कौन हो गए? पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। किसके बेटे हैं तीनों? रायमल। कौन कौन 3 भाई बताओ देखे? पृथ्वीराज, जयमल। जो 13 में शक्तिशाली 3 यही थे। और ये तीनों डेली लड़ते कि अगला राजा कौन बनेगा। डेली लड़ते कि पापा के मरते अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने कहा कि तुम ये तो मत बोला करो रहे कि पापा के मरते, यार तुम मेरे सामने बात करते रहते हो कि पापा मरते बता कौन राजा बनेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। तुम मतलब दुआएं मांग रहे हो कि कब मैं मरूं और कब तुम राजा बनो। पर ये भाई भाई तीनों नहीं मान रहे, तीनों आपस में वैसे ही लड़ते। तो इनके एक अंकल हुआ करते थे, उनका नाम था सारंग देव। क्या नाम था? तो सारंग देव जी ने इनको एक दिन कहा तुम्हारी लड़ाई मैं खत्म करवाता हूं। और चित्तौड़ के किले के नीचे की साइड में तलहटी के अंदर एक माता जी का बहुत पुराना मंदिर था। उस माता जी के मंदिर में एक महिला पूजा किया करती, और वो महिला भविष्य देखती, हाथ देख के भविष्य बता देती। तो कहा वो जो पुजारण माई है, पूजा करने वाली जो महिला है, उस पुजारण माई के पास चलते हैं। बूढ़ी महिला थी, माई हो गई, तो पुजारण माई के पास चलते हैं। पुजारण माई अपने को बता देगी कि अगला राजा कौन बनेगा। गए पुजारण माई के पास और जाकर बूढ़ी माई, ये तीनों रायमल के बेटे हैं, मेवाड़ के राजकुमार है, तुम इनके हाथ देख के इनका भविष्य बताओ और बताओ कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बताते ना कई लोग हाथ देख के भविष्य।
है ना, कुंडली देख के बता देते हैं, कई हाथ देख के भविष्य बता देते हैं। आपकी मम्मी आपकी कुंडलियां दिखाती होगी, है नहीं दिखाती? अरे नहीं नहीं, मम्मी यूं पक्का दिखाती रहती है कि कब बनेगा आरएएस अधिकारी, है ना। कोई यूं पंडित जी टाइप के आदमी, कोई सियाने आदमी आते हैं, उनको लो कुंडली देख के बताओ देखे, और पंडित जी उन देख के कहते राजयोग है। हाथ भी देखता है तो कोई बंदा क्या कहता है, इसके क्या है, राजयोग। हाँ, ये नहीं पता चल रहा वो राजयोग आता कब है। मेरे तो खुद की मम्मी ने 2-3 बार दिखाई, सबने कहा कि इसके क्या है, राजयोग। तो मम्मी ने कहा तू आरएएस पक्का। तो अपने लगता जब कुंडली के अंदर लिख दिया तो अपने तो क्या है, राजयोग। फिर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं कहा मम्मी वो पंडित जी तेरे झूठे थे। मम्मी ने कहा क्या बता, मेरे से तो 1100 ले गए थे और उन्होंने कहा था राजयोग है। अब बेटा पता नहीं क्यों तेरे राजयोग नहीं था। एक दिन यूं बैठते तो मैंने मेरे दोस्तों को कह दिया कि यार वो सबने कहा था, पंडित जी जीते थे, उन्होंने कहा राजयोग है, मेरा हाथ आज भी कोई देख लेता है, वो कहता यार क्या भाग्य है तेरे, तो राजयोग है। और यार अपना तो इधर सिलेक्शन विलेक्शन ही नहीं हुआ। तो फिर किसी दोस्त ने कहा कि यार तू है ना छोटा सोचने वाला आदमी है, तू मंत्री बनेगा मंत्री। मगर अच्छा तो राजयोग बड़ा है मतलब, अपना अपने थोड़ा छोटा सोच रहे थे। पर फिर मुझे लगता है कि यार चलो उसने दोस्त ने तो मजाक में कही होगी, पर राजयोग का मतलब नौकरी, राजयोग का मतलब मंत्री बनना थोड़ी है। अपने इतने टावरों को पढ़ाते हैं, इतने टावर अपनी बातों को सुन के राजी रहते हैं, अपने चीजें सीखते हैं। ये राजयोग ही तो, ये राजयोग नहीं है कि भाई डेली 7-8 टावरों के बीच में जाके आप बोलते हो, टावर आपकी, वरना कौन सुनता है, कोई पैसे दे के। कौन किसकी सुनता है यार, हैं? आपने पैसे और दे रखे हैं और बात और सुनते हो। और मुझे कई बार लगता है मैं किसी बेच में कई दिन नहीं जाऊं तो मुझे आ रहे सर कितने दिन हो गए, कब आ रहे हो, तो मुझे लगता है ये अपना क्या है, तो राजयोग के अलग अलग तरीके हैं भाई। तो आपका भी क्यों सोचा करोगे अपने राजयोग है। पहली बात तो आरएएस या आईएएस बनेंगे, और आरएएस आईएएस में नहीं हुआ तो क्या बनेंगे, मंत्री। क्या बनेंगे? मंत्री बनोगे तभी आएगा राजयोग। ये यूं टीचर वीचर में राजयोग नहीं होता, ये सब दिल को खुश करने के बहाने। आदमी कहीं ना कहीं तो खुद को खुश रखे, तो अपने ये खुश मान लेते हैं, लो भाई अपने टावरों में पढ़ाते हैं, यही अपना क्या है, राजयोग। तो वैसे वैसे तीनों गए भाई भाई, और तीनों जाकर भाई बूढ़ी माई बता हम में से राजा कौन बनेगा। वो डोकरी सियाणी महिला थी बेचारी, जिंदगी के थपेड़े खा खा के एक्सपीरियंस ले रखे थे उसने। उसने कहा क्यों लड़ाई करते हो, मैं एक यदि बता दूंगी तीनों में से एक बनेगा तो लड़ाई होगी तुम में आपस के अंदर, तो इससे अच्छा ठीक है तुम्हारे बाप जब मरेगा तो एक ना एक को बनना ही है, बन जाएगा कोई ना कोई। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल आदमी था। पृथ्वीराज ने तलवार बाहर निकलेगी, बताती है फिलोसफी जड़ेगी, जितना काम का उतना कर। अब यार तलवार के आगे सबको डर लगता है ना, तो उसने बेचारी ने अब तो बताना पड़ेगा, पर उसने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये जो दो खड़े इनमें से बता कौन बनेगा। अब ने डरते डरते कहा कि सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और जैसे सांगा का पृथ्वीराज जयमल लगे भाई, सांगा को लेके सांगा को कूटना शुरू किया, साइड में ले जाके सांगा की आंख फोड़ दी। वो सारंग देव जी अंकल और बूढ़ी माई बीच में पड़े, जैसे तैसे सांगा का सांगा भाग यहां से। सांगा घोड़ा लेके वहां से रवाना होता है। राजसमंद में गांव पड़ता है सेवंत्री। कौन सा गांव पड़ता है? इस सेवंत्री गांव के अंदर एक मंदिर था, रूप नारायण जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? इस रूप नारायण जी के मंदिर में एक तीर्थ यात्री रुका हुआ था, उसका नाम था बिद्दा जेतमालोत। तीर्थ यात्री का नाम क्या था? बिद्दा जेतमालोत नाम का। कौन है? तीर्थ यात्री। कौन से मंदिर में रुका हुआ है? कहां पे, कौन से गांव में? सेवंत्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? राजसमंद में। ये बिद्दा जेतमालोत मारवाड़ का बंदा था, और यहाँ पे तीर्थ यात्री के रूप में आगे जा रहा था, मंदिर में रुका हुआ था। सांगा उधर से घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते सेवंत्री गांव के रूपनारायण मंदिर में पहुंचता है। यहाँ के बिद्दा जेतमालोतर मिलते हैं। सांगा कहता है उनको, भाई मैं ऐसे ऐसे मेवाड़ का राजकुमार हूँ, मेरे 2 भाई मेरे पीछे पड़े हुए मारने के लिए, मेरा घोड़ा थक गया, तुम यार मुझे नया घोड़ा दे दो तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो बिद्दा, अपने भारतीय संस्कृति कहती है कि शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है, तो उनका ले जा, तू घोड़ा ले जा, चिंता मत कर, तेरे भाई आएंगे तो हम यहाँ पे रोक लेंगे। आगे भाई पृथ्वीराज जयमल पीछे पीछे आए, सांगा वाला घोड़ा बंधा हुआ देखा। उन्होंने पूछा बिद्दा जेतमालोत से, तुम कौन हो और ये जो बंदा घोड़े वाला था किधर गया? तो मुझे नहीं पता कहाँ गया, घोड़ा बाहर खड़ा करके चला गया होगा। पर वो समझ गए कि इस आदमी ने भगाया है, तो वहां पे वो बिद्दा जेतमालोत के साथ लड़ाई करते हैं। बिद्दा लड़ता है उनके साथ, बिद्दा लड़ता हुआ मारा जाता है। लेकिन बिद्दा ने जितनी देर तक उनसे लड़ाई की, इतने में सांगा को टाइम मिल गया कि सांगा वहां से आराम से आगे निकल जाता है। जेतमाल दल जूंजिया करवाड़ा कटाए, कि उस दिन जेतमाल लड़े थे वहां पे। जेतमालोत ब्रांच होती,
राठौड़ राठौड़ थे मारवाड़ के, जेतमाल ब्रांच थी इनकी। जेतमाल दल जूंजिया, दल मतलब सेना, दल पुंगल पढ़ते हैं अपने उपाधि, तो दल का मतलब क्या होता है? जेतमाल दल जूंजिया की जेतमालों की टुकड़ी वो लड़ी थी। परिवार के 10-15 भाई रहे होंगे जो वहां पे लड़े होंगे। करवाड़ा कटे और कट कट के गिर गए थे वहां पर। सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सटे। सांगा बाद में चित्तौड़ का राजा बना था इसलिए क्योंकि उस दिन बिदा ने सिर कटवा लिया था। यदि बिदा वहां पे नहीं लड़े तो पृथ्वीराज जयमल सांगा को पकड़ के मार दे, तो सांगा के पास राजा बनने का कोई भी चांस नहीं होता। सांगा यदि राजा बना था तो इसके लिए किसने सिर कटवाया था? अपना। तो बाद में जब सांगा राजा बनता है तो बिदा जेतमालोत के परिवार को मारवाड़ से बुलाता है और मारवाड़ से बुलाकर उनको मेवाड़ में जागीरें बांटता है। तो उस दिन यदि तुम्हारा पूर्वज, तुम्हारा भाई, तुम्हारे परिवार का बंदा नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। तो अपने भाइयों के साथ जब लड़ाई हुई तो सांगा की जान बचाने वाला बंदा कौन था? ऐसा वो कौन से गांव में करता है? कौन से भगवान जी के मंदिर में? लिखो। अपने भाइयों से विवाद के समय, ड्यूरिंग डिस्प्यूट विद हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों से विवाद के समय, ड्यूरिंग डिस्प्यूट विद हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों से विवाद के समय, ड्यूरिंग डिस्प्यूट विद हिज ब्रदर्स, बिद्दा जेतमालोत ने सेवंतरी गांव में सांगा की रक्षा की थी। बिद्दा जेतमालोत ने सेवंतरी गांव में सांगा की रक्षा की थी। बिद्दा जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा एट विलेज नेम्ड सेवंतरी। बिद्दा जेतमालोत ने सेवंतरी गांव में, बिद्दा जेतमालोत ने सेवंतरी गांव में सांगा की रक्षा की थी। बिद्दा जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा एट विलेज नेम्ड सेवंतरी। बिद्दा जेतमालोत ने सेवंतरी गांव में सांगा की रक्षा की थी। प्रोटेक्टेड सांगा एट विलेज नेम्ड सेवंतरी। कोष्टक में लिख लो, रूपनारायण मंदिर में, कोष्टक में लिख लेना, इन रूपनारायण टेम्पल। फिर सांगा यहां से भी निकला, अजमेर की तरफ आता है सांगा। अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर। कौन सी जगह? और श्रीनगर में उस समय एक बंदा रहा करता था, करमचंद पंवार। कौन रहता था? तो सांगा करमचंद पंवार के पास आता है। करमचंद पंवार को कहता है कि भाई करमचंद, तुम मुझे शरण दे दो और मेरे जब अच्छे दिन आएंगे तो तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, तुम्हें मैं मंत्री बनाऊंगा। तो सांगा को शरण किसने दी बाद में? करमचंद पंवार ने। कौन से गांव में? श्रीनगर। कौन से जिले में? कश्मीर वाला नहीं, अपना अजमेर में श्रीनगर है। लिखो, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू सांगा। सांगा को शरण दी थी, गेव शेल्टर टू सांगा। सांगा क्या दी थी? शरण। किसने? करमचंद पंवार। कहां का था? अब सांगा जब चुपचाप यहां पे छुप के बैठा हुआ था, तभी सांगा को एक दिन समाचार मिले कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तभी एक दिन और सांगा को समाचार मिला कि पृथ्वीराज को सिरोही के जगमाल देवड़ा ने जहर देके मार दिया। सांगा के राह में कांटे दो भाई थे, या तो पृथ्वीराज था या कौन था? अभी तक रायमल जी बैठे हैं, रायमल जी जिंदा थे अभी तक। अब सांगा ने री एंट्री की मेवाड़ में। सांगा वापस रायमल जी के पास गया कि डैडी मैं आ गया। तो रायमल जी ने पूछा इतने दिन कहां था रे? तो उसने कहा मैं श्रीनगर घूमने गया था। तो रायमल जी को भी लगा कि वहां गया होगा, कश्मीर घूमने गया होगा। अब उनके यही योग्य बेटा बचा हुआ था। तो रायमल जी ने कहा भाई मेरे बाद में राजा कौन बनना चाहिए? सांगा। तो रायमल की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का राजा कौन बना? लिखो, रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, सांगा मेवाड़ का राजा बना। सांगा बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। सांगा मेवाड़ का राजा बना। सांगा बिकेम किंग ऑफ मेवाड़। सांगा कहां का राजा बना? मेवाड़। मेवाड़ का राजा बना। अब सुनना, देखो, सांगा जब मेवाड़ का राजा बना था ना, उस टाइम अपने उत्तर भारत में 3 बड़ी रियासतें हुआ करती। उत्तर भारत में बड़ी रियासतें कितनी थी? 3। एक रियासत थी दिल्ली, एक रियासत थी मालवा, और एक रियासत थी गुजरात। कौन कौन सी 3 बड़ी रियासतें थी बताओ देखिए? दिल्ली, मालवा और गुजरात।
दिल्ली में इन दिनों जो राजा था वो था सिकंदर लोदी। कौन था? मालवा का जो राजा था उसका नाम था नासिर शाह। कौन है? और गुजरात का जो राजा उसका नाम है महमूद बेगड़ा। क्या नाम है उसका? महमूद बेगड़ा। तो सांगा के राजतिलक के टाइम राजा कौन कौन थे दिल्ली में? सिकंदर लोदी। मालवा में नासिर शाह। गुजरात में? तो मुझे याद है एक बार ये सवाल था कि सांगा के राजतिलक के टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। तो अपने बाकी भी याद रखना। मालवा कौन था? नासिर शाह। गुजरात का कौन था? लिखो। सांगा के राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ सांगा, सांगा के राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ सांगा, अरे ऐसे कैसे उतार लो ताकि याद रहेगा कहां कहां का कौन कौन राजा है, समझ जाओगे ना। दिल्ली का राजा कौन है? सिकंदर लोदी। मालवा का कौन है? नासिर शाह। और गुजरात का कौन है? महमूद बेगड़ा। दिल्ली का सुल्तान कौन? सिकंदर लोदी। मालवा का सुल्तान कौन? नासिर। गुजरात का सुल्तान कौन? महमूद बेगड़ा। पर सांगा की इन तीनों के साथ ही लड़ाई नहीं हुई। सांगा की लड़ाई इनके तीनों के आगे जो राजा हुए थे उनके साथ हुई थी। जैसे दिल्ली में अभी राजा कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में यहां पे राजा बना था इब्राहिम लोदी। कौन बना था? तो सांगा की लड़ाई बाद में दिल्ली के कौन से सुल्तान के साथ हुई थी? इब्राहिम। ये उतार लिया। तो सिकंदर लोदी के बाद में दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। कौन बनता है? इब्राहिम। इब्राहिम लोदी के साथ में सांगा दो युद्ध करता है। कितने युद्ध करता है? दो लड़ाइयां करता है। सांगा की पहले एक लड़ाई होती है कोटा के अंदर, एक जगह पड़ती है खातोली। खातोली कहां पड़ता है? तो खातोली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? उतार लो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे उतार लो, बाद में अपने बात करेंगे। एक लड़ाई 20 की, ये होता है 1517 में। एक लड़ाई भी धौलपुर में एक जगह पड़ती है बाड़ी। तो एक तो बैटल ऑफ खातोली और एक बैटल ऑफ बाड़ी, ये होता है 1518। खातोली है कोटा में और बाड़ी कहां पर है आपका? धौलपुर में। दिल्ली के कौन से सुल्तान से लड़ा सांगा? इब्राहिम लोदी। कौन कौन से दो युद्धों में? खातोली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। खातोली का युद्ध कब हुआ? 1517। बाड़ी का युद्ध कब हुआ? इन दोनों युद्धों में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लिख लो। इन दोनों युद्धों में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन बोथ बैटल्स। इन दोनों युद्धों में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन बोथ बैटल्स। इन दोनों युद्धों में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन बोथ बैटल्स। सांगा ने किसको हरा दिया? और सुनो देखो, ये मान लो अपनी मेवाड़ रियासत, इधर मेवाड़ में राजा कौन बना हुआ अपने? सांगा। मेवाड़ के पास में जो रियासत हुआ करती, ये रियासत थी मालवा। कौन सी रियासत है? और मालवा का अब राजा बना हुआ है महमूद खिलजी। मालवा का राजा कौन है? आप कहोगे सर कुंभा के टाइम भी आपने महमूद खिलजी बताया था। हाँ, दोनों महमूद खिलजी है। वो हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। महमूद खिलजी फर्स्ट जो कुंभा के टाइम में था, शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा तभी कुंभा से पंगे ले रहा है, बोले हार गया हो पर कुंभा से लड़ा तो था ही अगला।
अब सांगा के टाइम में वहां पे राजा कौन बना है? महमूद खिलजी सेकंड। पर बीच में जो राजा बने, मतलब महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच में, ये गयास शाह, नासिर शाह से पढ़ रहे हैं नाम अपने, ये बहुत ही कमजोर राजा थे। और ये जब राजा कमजोर थे तो इनका एक मंत्री बहुत पावरफुल हो गया। एक मालवा के अंदर एक जगह पड़ती थी, उस जगह का नाम था चंदेरी। जगह का नाम क्या था? और यहां चंदेरी का एक बंदा जिसका नाम है मेदनी राय। चंदेरी का बंदा कौन था? मेदनी राय नाम करके एक बंदा था, चंदेरी का रहने, चंदेरी का सामंत हुआ करता है इनके, और ये इनका मंत्री था मालवा वालों का। और ये इतना पावरफुल हो गया कि महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच में जितने राजा बने वो इसी ने बनाए। और जब जे में आता तब एक को बनाता, थोड़े दिन बाद उसको हटा देता, उसके बेटे को बना देता, फिर उसको हटा के और किसी के भाई को बना देता, फिर उसको हटा के भतीजे को बना देता। मतलब मंत्री पावरफुल था, राजा की चलती नहीं थी। कौन सा मंत्री? मेदिन राय। और महमूद खिलजी सेकंड को भी यदि किसी ने राजा बनाया था तो किसने बनाया था? मेदिन राय। मेदिन राय कहां का रहने वाला है? अब महमूद खिलजी सेकंड किसकी सहायता से बना है? मेदिनी राय। लेकिन अब मेदिनी राय को लगा कि महमूद खिलजी सेकंड मेरी सारी बातें मानेगा, पर इसने बातें माननी बंद कर दी। और अब दोनों में तनातनी होने लगी। तनातनी होने लगी तो महमूद खिलजी सेकंड ने मेदिनी राय को भगा दिया। तो मेदिनी राय को अब जाए कहां पे? उसको लगा मारेगा महमूद खिलजी सेकंड, तो वो भाग के आ गया मेवाड़। बाकी कहां पर आ गया? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? कौन आ गया मेवाड़? मेदिनी राय। कहां का है? किससे लड़के आ गया? तो उसने सांगा कहा भाई सांगा ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई हो गई। तो सांगा ने उसका ठीक है, मैं तेरे को एक जगह देता हूं, तू यहाँ पे जाके रहने लग जा। और अपने मालवा और मेवाड़ के बीच में इधर एक जगह पड़ती थी गागरोन। कौन सी जगह? गागरोन नाम की जगह पड़ती थी। झालावाड़ में जगह पड़ती है गागरोन। तो उसको कहा कि तू कहां पे जाके रहने लग जा अपने, दो गागरोन। तो अब मेदिनी राय कहां पर आ गया? गागरोन आ गया। महमूद खिलजी सेकंड ने कहा तू बोले पाताल में चला जा तो मारूंगा मैं। तो अब महमूद खिलजी सेकंड ने कहां पर अटैक कर दिया? गागरोन पे अटैक किया। तो गागरोन किसका दिया है? सांगा का। किसको? तो मेदिनी राय ने सांगा की तरफ देखा कि भाई सांगा ये आ रहा है यार महमूद खिलजी सेकंड। सांगा ने कहा तुम वही रहे, मैं आ रहा हूं। मैं कोई अमेरिका थोड़ी हूं जो यूक्रेन की सहायता नहीं करूंगा, आऊंगा मैं, चिंता मत कर तू। इस बार सांगा आ गया गागरोन। सांगा कहां पर आ गया? और सांगा ने किसको पीटा? महमूद खिलजी सेकंड। अब पकड़ा नहीं, गिरफ्तार करके ले आए थे, यही रखा था चित्तौड़ में कई दिन तक। बाद में महमूद खिलजी सेकंड ने कहा छोड़ो रे, ऐसे क्या कर रहे हो यार, तब जाके इसको वापस छोड़ा था। तो सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? लिखो गागरोन का युद्ध, बैटल ऑफ गागरोन। हेडिंग डालो गागरोन का युद्ध। गागरोन कहां पे पड़ता है? कहां पे पड़ता है? लिख लो गागरोन का युद्ध, बैटल ऑफ गागरोन 1519, 17, 18, 19 लगातार बैटल ऑफ गागरोन। लिख लो नीचे सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड, और महमूद खिलजी सेकंड के कोष्टक में लिख लो मालवा। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। लिख लिया? गागरोन का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। कहां का राजा? लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल, युद्ध के कारण, वही घिसे पीटे से कारण लिखने। लिखो दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और क्या होते हैं कारण? राजाओं के बीच में लड़ाई इसी वजह से होगी यार, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, दोनों अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी। फिर मेवाड़ और मालवा वालों के बीच में बनती नहीं यार, कुंभा के टाइम से लड़ ही रहे थे आपस के अंदर लोग। तो लिख लो मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। देयर हैड बीन ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से क्या चली आ रही थी? दुश्मनी चली आ रही थी। और फिर एक ये बात कि सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के एक विद्रोही को शरण दे दी थी। विद्रोही कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां का रहने वाला? चंद। लिख लो सांगा ने चंदेरी की मेदिनी राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। सांगा ने चंदेरी की मेदिनी राय को शरण दी थी। सांगा गेव शेल्टर टू मेदिनी राय ऑफ चंदेरी।
चंदेरी के मेदिनी राय को शरण दी थी, तथा यह महमूद खिलजी सेकंड का विद्रोही था। एंड ही वॉज रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड, तथा यह महमूद खिलजी सेकंड का विद्रोही था। एंड ही वॉज रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड, यह महमूद खिलजी सेकंड का विद्रोही था। युद्ध हुआ, युद्ध में सांगा महमूद खिलजी सेकंड को हरा देता। कारण हो गए, लाइन छोड़ के लिखो। सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को हरा दिया। सांगा डिफीटेड महमूद खिलजी सेकंड, सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को हरा दिया। सांगा डिफीटेड महमूद खिलजी सेकंड, सांगा ने किसको हरा दिया? महमूद खिलजी सेकंड। सांगा के एक सेनापति हुआ करते, उनका नाम था हरिदास चारण। क्या नाम था? ये पकड़ के लाए थे महमूद खिलजी सेकंड को। लिखो, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। सांगा बड़े राजीव। सांगा ने कौन है, किसको पकड़ के लाया? उनके साहब यही है वो महमूद खिलजी सेकंड, भाग रहा था, हम पकड़ लाए। सांगा ने क्या बात है, शाबाश मेरे चीते, आज के बाद मेवाड़ तेरा। मैं नहीं हूं, मेवाड़ का राजा कौन है? हरिदास चारण। अरे हरिदास, अरे अरे सर क्या बात करते हो, राजा आप ही हो सर। अरे का इनाम में दिया तेरे को मेवाड़? अरे सब इनाम ही था, थोड़ी बड़ा होता है। सांगा ने कहा ज्यादा हो गया क्या? कहा चल 12 गांव दिए। कितने गांव दिए? तो महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने के कारण हरिदास चारण को कितने गांव दिए गए थे? देखो, अतः सांगा ने इन्हें 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड 12 विलेज टू हिम, अतः सांगा ने इन्हें 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड 12 विलेज टू हिम, सांगा ने इन्हें 12 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? 12। तो इब्राहिम लोदी को लगातार दो कौन से युद्धों में रहा? खातोली और बाड़ी। मालवा वाले महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में रहा? गागरोन। गागरोन का युद्ध इस बार प्री के एग्जाम में था, 100 मिलित करोड़ टाइप का क्वेश्चन था, और उसमें एक जो ऑप्शन था वो युद्ध कौन सा था? गागरोन। तो कब हुआ है गागरोन का युद्ध? 1519। गागरोन जो है वो कहां पर पड़ता है? झालावाड़। गागरोन में क्यों हुई लड़ाई? क्योंकि मेदिनी राय को सांगा ने क्या दे रखा था? गागरोन। क्या दे रखा था? गागरोन। अच्छा, दिल्ली वालों से लड़ लिया सांगा, मालवा वालों से लड़ लिया, अब इसकी लड़ाई भी गुजरात वालों के साथ। गुजरात का एक राजा हुआ करता मुजफ्फर शाह सेकंड। गुजरात का राजा कौन है? लिख लो, सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह सेकंड। थोड़ा लिखो, बाद में समझा दूंगा आपको। सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह सेकंड। मुजफ्फर शाह सेकंड कहां का राजा? गुजरात। गुजरात का। मालवा वाली तो हो गई भाई लड़ाई। कारण वारण लिखो, फिर मैं कल और ढंग से समझा दूंगा। एक दो कारण जो कॉमन कारण है वो तो लिखे। लिखो, सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह सेकंड। युद्ध वगैरह बता दूंगा मैं कौन सा था, आप तो लिखो एक बार। सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह सेकंड। लिखो, संघर्ष के कारण, कॉजेज ऑफ स्ट्रगल, इनके बीच में संघर्ष क्यों था? संघर्ष के कारण, कॉजेज ऑफ स्ट्रगल। वही सेम बातें, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, बोथ वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। एक रियासत को लेके मेवाड़ और गुजरात वालों में पहले से तनातनी थी, नागौर। किसको लेके? देखो, कुंभा वाले टाइम के अंदर कुतुबुद्दीन शाह से लड़ाई भी थी, नागौर को लेके भी थी, क्योंकि नागौर वाला शम्स खां भागे किसके पास चला गया था? कुतुबुद्दीन शाह। तो कुतुबुद्दीन शाह का यह मानना था कि नागौर मेरा है, जब ये मेरे पास आ गया। और कुंभा का मानना था कि नहीं, नागौर से तो हम टैक्स लेते थे, तो नागौर हमारा। तो नागौर को लेके गुजरात और मेवाड़ वालों के बीच में लंबे समय से क्या चली आ रही थी? दुश्मनी। लिख लो, नागौर को लेकर, रिगार्डिंग नागौर, नागौर को लेकर, रिगार्डिंग नागौर, मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा गुजरात में दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। एक लफड़ा यह हुआ कि सांगा जब गागरोन का युद्ध लड़ रहा था महमूद खिलजी सेकंड के साथ, तो इस मुजफ्फर शाह सेकंड ने महमूद खिलजी सेकंड की मदद की थी।
सांगा इस बात को कैसे सहन करेगा कि ये मेरे दुश्मनों की सहायता करता घूमता रहता है? लिखो, मुजफ्फर शाह सेकंड महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कर रहा था। मुजफ्फर शाह सेकंड वॉज हेल्पिंग महमूद खिलजी सेकंड। मुजफ्फर शाह सेकंड महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कर रहा था। मुजफ्फर शाह सेकंड वॉज हेल्पिंग महमूद खिलजी सेकंड। मुजफ्फर शाह सेकंड महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कर रहा था, वॉज हेल्पिंग महमूद खिलजी सेकंड। बाकी कल पढ़ेंगे।